बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। टेलीविजन सेट्स के सामने हैं, क्या ज़बरदस्त आज खूबसूरत सुबह है। हल्की हल्की हवा चल रही है, लाहौर की बात कर रहा हूँ, हल्की हल्की हवा चल रही है। उसके साथ साथ गर्मी का थोड़ा सा अंसर मौजूद है जो कि दिन में ज़्यादा हो जाता है। बट एक्सप्रेसो के नए एपिसोड के साथ ये इमरान हसन है और ये इमरान हसन है। मैंने कहा पता नहीं कौन से लाहौर से आ रहे हैं, मैं भी उसी लाहौर में हूँ जहाँ हल्की हल्की हवा चल रही है। कोई हवा नहीं है, कोई हवा नहीं है, धूप है, गर्मी है। लाहौरियों आपने घर से निकलना है तो अपना इंतजाम करके निकले, बहुत गर्मी है। अच्छा जी, मौसम एकदम से बदला है और उसके साथ साथ हम चूँकि एक्सप्रेसो में रोज़ आते हैं आपके साथ और मौसम की अपडेट्स हम आपसे शेयर करते हैं। इमरान मुझे लगता है सुबह जल्दी उठ गए थे तो इसलिए इनको ठंडी हवा लग रही थी, क्योंकि नॉर्मली नहीं। आप कह रही हैं हम रोज आते हैं, जैसे कि बताने वाली बात है। हाँ, बताने वाली बात है। हम रोज आते हैं। अच्छा जी, रोज आते हैं, लेकिन कल जो क्रिकेटिंग डे था पाकिस्तान की तारीख में या जिंदगी में, वो कभी कभी आता है। हमें ऐसा लगा कि हम टेस्ट हार जाएंगे। कल हमने रज की तनकीद की थी यहाँ पे बैठ के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। जो कराची टेस्ट जारी है इस वक्त, और पाकिस्तान के इस कमबैक की सूरत में इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ 314 रन के फासले पे रह गया है जीत से। और हम ये समझ रहे थे कि ये मैच अगर ड्रॉ भी पाकिस्तान कर ले, कल सलीम खालिक साहब भी हमारे साथ थे तो यही तज्जिया हुआ था कि अगर ड्रॉ भी कर ले तो बड़ी बात होगी। लेकिन बाबर आजम, द किंग, द रियल आजम आई मस्ट से, कल वो खड़े हो गए विकेट के ऊपर। वंस अगेन ही स्कोर्ड 100, बड़ा जबरदस्त किस्म का। और न सिर्फ बहुत टफ टाइम दिया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, बल्कि अब हम ये सोचने पे हम सोचने पे लगे हैं कि शायद आज हम इंशाल्लाह ये मैच निकाल भी लेंगे। एक बात जरूर होगी, अब ये मैच ड्रॉ नहीं होता, या तो पाकिस्तान जीतेगा या खुदा न खास्ता, या खुदा न खास्ता। तो ये दोनों कंडीशंस हैं, लेकिन स्टिल वही बात कि एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतने अच्छे तरीके से जो पाकिस्तान ये मैच को करेगा। लेकिन स्टिल बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की और उसके बाद उन्होंने सेंचुरी स्कोर करते हुए कि उसके बाद की जो उनकी डिस्कशन है उसके हवाले से मेरे पास एक क्लिप है, आपको वो दिखाते हैं। पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और टीम को ज़रूरत थी। और जिस तरह लियोन हमारे 2 आउट हो गए थे, वहाँ पे हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। और जिस तरह मेरी और अब्दुल्ला की पार्टनरशिप लगी है और तिल हम खेल रहे हैं, तो हमारी यही बात हो रही थी, इसको जितना लंबा लेके जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। और जिस तरह अब्दुल्ला ने अपना पेशेंस दिखाया और एक बड़ी क्वालिटी इनिंग खेली, इतना आसान नहीं था, और इतनी क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट इजी रन नहीं मिल रहे थे। तो वहाँ पे बाबर आजम के कुछ ख्यालात भी सुन रहे हैं हम। आगे जाके आज एक्सपर्ट ओपिनियन भी शामिल करेंगे कि ये मैच वाकई क्या पाकिस्तान की जानिब जा रहा है या नहीं। लेकिन बाबर आजम की इस ग्रेट इनिंग को पूरे जो फर्टिनिटी है बैट्समैन की खास तौर पर, और बॉलर्स की भी, कल अश्विन की भी एक ट्वीट आई, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। सो ग्रेट गोइंग बाबर, एंड वी होप कि आज आप पाकिस्तान को जिता के वापस आएंगे इंशाल्लाह। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे जी। शो में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे एक्सप्रेसो हेडलाइंस। इस्लामाबाद में सियासी टेम्परेचर में मजीद इजाफा, वजीर आजम तहरीक अदम एतमाद के मामले पर पुरुमीद। चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत के लिए 100% मुश्किलात बढ़ने का दावा कर दिया। वजीर आजम की कोशिशें रंग ले आईं, पाकिस्तान को सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी मिल गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ मनाने की मंजूरी दे दी। भारतीय मिसाइल वाक़या अमन के लिए खतरा, अस्करी क़यादत ने मिसाइल गिरने के वाक़े पर इंतहाई तशवीश का इजहार कर दिया। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। सेगमेंट सफर शर्त में देखिए फरा महमूद और अब्दुल जोशी ने FN जोशी पास कैसे दरियाफ्त किया। और बलूचिस्तान में चमड़े पर कशीदाकारी के कदीम फन को जिंदा रखने में सरगर्म इमरान खान हारा होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी। मुल्क में जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत ज्यादा, और इसी हवाले से हम बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। कभी ये सियासी पारा लो हुआ है जो आप कहती हैं आज ज्यादा हमेशा हाई रहता है, कुछ अरसे से हाई रहता है ये पारा। आज भी हाई है जी, इमरान हसन जैसे कह रही हैं, और कम नहीं हुआ है, बल्कि आप भी यही कहेंगे। मुझे तो लग रहा है कि और हाई ही होगा। मतलब इट विल जस्ट ब्रेक ऑल द लिमिट्स, ऐसे चल रहा है, ऐसे लग रहा है। कल तो शेख रशीद साहब ने भी कह दिया कि हुण गल वध गई है। खैर, इस सेगमेंट का नाम गल वध गई रख लेते हैं। खैर, तहरीक अदम एतमाद का मामला है जी, और इस पर जो माज़ाराई है वो बढ़ती जा रही है, लफ्जी गोलाबारी जारी है, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, और हुकूमत है एक जानिब
दूसरी जानिब अपोजिशन है। लेकिन एक बात है, एक जानिब इमरान खान है और दूसरी जानिब तकरीबन पूरी पॉलिटिकल रजीम है, उनके इत्तेहादी भी ऐसे लगता है कि उसी तरफ है, यानी कि वन इमरान खान एंड रेस्ट ऑल। सो ये टफ कंपटीशन है कप्तान के लिए इस वक्त। जलसों का ऐलान दोनों जानिब से किया गया है, दोनों के जो कारकुनान हैं उनको आमने सामने लाने की कोशिश की जा रही है, धमकियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। फवाद चौधरी ने धमकी दी कि कोई माई का लाल वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट देकर दिखाए। इस वार्निंग पर अपोजिशन भी ओबियसली उसने रद्द-ए-अमल देना था, उन्होंने भी रद्द-ए-अमल दिया। जरा ये सुनिए रिएक्शंस आ क्या रहे हैं, जरा चेक करें। अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। आपके ये धमकियां ये आपको महंगी पड़ेगी। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दी। इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे। और 23 मार्च को पूरे मुल्क के कोने कोने से आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। एक तरफ तो ये धमकियां दी जा रही हैं, वार्निंग दी जा रही है, दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत में सियासी कशीदगी बढ़ती ही चली जा रही है। और इस दौरान अगर हम बात करें 3 अहम इवेंट्स भी होने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। 15 साल के बाद जी 23 मार्च की परेड होनी है और 15 साल बाद हम 22 और 23 मार्च के हवाले से आपको बताएं तो इस्लामाबाद में OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास होने जा रहा है और इसके साथ है जिसमें 48 ममालिक से ज़ायद जो ममालिक है उसके वज़ीर ख़ारजा और अहम शख्सियात शिरकत करने वाली हैं। और कई बरसों के बाद आपको पता है कि आलमी क्रिकेट की बहाली का सफ़र शुरू हुआ है। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान आई है और पाकिस्तान में मौजूद है। 29 मार्च से रावलपिंडी में हम परेड की बात कर रहे थे, दीगर वज़ीर ख़ारजा का जो इजलास है उसकी बात करें और साथ साथ मैच, ये तीनों चीज़ें इस पर इम्पैक्ट तो आएगा। जी बिल्कुल। कामरान यूसुफ हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे एंकर भी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो अब क्या सोच रहे हैं। कामरान, गाहे बगाहे सूरत हाल जैसे डेवलप हो रही है ठीक नहीं है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन लगता है इस चीज़ की अगर समझ नहीं आ रही तो हमारी जो सियासी क़यादत है उसे समझ नहीं आ रही, ना हुकूमत को ना अपोजिशन को मुसलसल महाज़ाराई हो रही है। सबसे पहले तो अगर मैं आपका तज्ज़िया चाहूँ कि ये जुलूस हो जाना, ये जलसे हो जाना किसकी फेवर में है सियासी क़यादत में, और आपको लगता है कि कल जैसे शुजात साहब ने कहा, चौधरी शुजात साहब ने कि ये नहीं होने चाहिए, तो दोनों क़यादतें सोचेंगी और ये नौबत नहीं आएगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, सियासत और जमहूरियत के अंदर इस तरह की गहमा गहमी होती रहती है, लेकिन जैसे वही बात कि इसमें आज़ाराई नहीं होनी चाहिए, ये बुनियादी नुक्ता है। जहां तक जलसे जुलूस होते हैं, ऑपोजिशन की जमातें आमतौर पर इस तरह के जलसे जुलूस करती हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है वो कोशिश करती है कि वो थोड़ा हम्बल रहे, वो इस तरह प्रोवोक ना करे ऑपोजिशन को। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि चलें, ऑपोजिशन की तरफ से एहतजाज तो कई अरसे से चल ही रहा है और उन्होंने ऐलान भी कर रखा था, लेकिन हुकूमत की तरफ से 27 मार्च को कहना कि पाकिस्तान की तारीख का डी चौक पर सबसे बड़ा तारीखी जलसा होगा, ये मेरे में वो स्टेप है जो हमें महाजराई की तरफ लेके जा सकता है। क्योंकि हुकूमत का काम है कि वो जलती पर तेल का काम ना करे, क्योंकि उसका काम सिर्फ अपनी जमात के मकासद को तो परवान चढ़ाना नहीं है, बल्कि उसके जिम्मे पूरे मुल्क की सिक्योरिटी है, उसके जिम्मे बहुत सी जिम्मेदारियां भी हैं। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, जो चौधरी शुजात साहब ने भी बयान दिया कि दोनों अतराफ से जरा चीजों को कूल डाउन करने की जरूरत है, और इस सिलसिले में आई थिंक जो पहला स्टेप है वो हुकूमत को खुद देना चाहिए। अच्छा। और नुकसान जो है अगर आप करें तो बज़ाहिर तो नुकसान हुकूमत को होगा, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई तसादम होता है तो फिर नुकसान मुल्क का होता है। बिल्कुल कामरान, जिस तरह से शेख रशीद साहब ने भी कहा कि अगर कोई इंतशार फैला तो ऑपोजिशन को 1 साल की बजाय 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, ये भी उनकी स्टेटमेंट है ऑब्वियसली। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें ओवरऑल, ये जो हम इवेंट्स का भी जिक्र कर रहे थे कि जब 3 इवेंट्स मेन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, तो ये डी चौक में ऑपोजिशन की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी ये जलसों का ऐलान कर दिया गया है। ऑब्वियसली ये सिक्योरिटी रीजंस भी होगी और थ्रेट भी है, और उसके साथ साथ इंतशार और दीगर, आपको पता है इस तरह के मामलात में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको लगता है कि ये दुरुस्त फैसला है कि दोनों का आगे पीछे जलसों का ऐलान करना और करना उसको एग्जीक्यूट?
देखें, जहां तक अपोजिशन की बात है, अगर आपको याद पड़ता हो तो उन्होंने पहले ही ऐलान कर रखा था कि 23 मार्च को एक लॉन्ग मार्च करेंगे। ये जो इसमें ट्विस्ट आया है वो तो क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जब ऐलान किया गया है, तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया कि वो डी चौक पर एक तारीखी जलसा करेंगे, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन एक जरूर बात है, अगर आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान, आपको पता है आपने OIC वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, परेड का जिक्र किया, तो कल रात गए उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन जमातों की रैलियां हैं वो इस्लामाबाद में 25 मार्च की शाम को दाखिल होंगी। और उन्होंने ये कहा कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो हमारे मेहमान हैं, OIC ममालिक के आ रहे हैं, तो हम किसी किस्म का खलल नहीं पड़ना चाहते, जो एक खुशाइंद बात है। देखिए, सियासत अपनी जगह पे और जो कुछ मुल्की मामलात हैं उनको उससे अलग रखना चाहिए। तो एटलीस्ट एक लिहाज से तो ये उनका अच्छा फैसला है कि 23 मार्च की परेड हो या OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हो, उस दिन कम से कम कोई इस्लामाबाद के अंदर इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि अगर हम की शाम को जब आएंगे जी अगर कामरान हम तहरीक इंसाफ के धरने को देखें तो उस वक्त जब चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट होना था तो तहरीक इंसाफ ने उसको पोस्टपोन नहीं किया था, उसकी वजह से वो विजिट सफर हुआ था चाइनीज प्रेसिडेंट का, वी ऑल रिमेंबर। अच्छा, दूसरी जानिब अपनी बात भी आप जो कर रहे थे काइंडली मुकम्मल कीजिएगा। दूसरा, उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पॉलिसी है या उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, एज यूजुअल इट्स वेरी पॉजिटिव एंड वेरी एग्रेसिव आई मस्ट से। कल एक इंटरव्यू दिया मेहर बुखारी को परवेज़ इलाही साहब ने, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि ये जो हुकूमत है इनको बहुत बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा, और उन्होंने तो प्रेडिक्ट किया कि ये शायद 200 से भी ज़्यादा मेंबरान हो जाएंगे। और ये परवेज़ इलाही कह रहे थे, जो इनके कोalition पार्टनर भी है और बड़े सीनियर सियासतदान भी हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली भी है। तो इस हवाले से आप, अच्छा मैं कामरान आपकी तरफ आऊँगा माज़ल के साथ। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी में ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, उनसे ज़रा मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो हम ये डिस्कस करें कि हुकूमत के लिए हालात कुछ खास आसान नहीं है, दो कि आप और प्राइम मिनिस्टर और दीगर आपकी जो लीडरशिप है मुसलसल ये कह रही है कि ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। कल परवेज़ इलाही साहब ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब 100% मुश्किल में है, और ये जो अरकान की तादाद है इस हवाले से बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है हुकूमत को, और वो तादाद 200 से ज़ायद हो सकती है। इस पर शाह साहब क्या तबादला ख्याल करेंगे आप? देखिए, मैं बिलावल का स्टेटमेंट देख रहा था कि 200 से ज्यादा की तादाद मिल सकती है, ये इनकी ख्वाहिश हो सकती है। परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा, शाह साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब। देखिए, ये तो सब दोस्तों के इस वक्त अंदाजे हैं ना, जहाँ सराइयाँ है ना, और कोई भी दावा कर सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये फिगर दुरुस्त है। मैं नहीं समझता, मेरी राय में ये फिगर दुरुस्त नहीं है। अगर ये फिगर दुरुस्त होता तो फिर ऑपोजिशन को इतनी डेस्परेट जो है ना, जो है वो तगोदौ की जरूरत नहीं थी जो आज दिखाई दे रही है। ये इज्तिमा कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, उसकी जरूरत ना पेश आती। ठीक है शाह साहब, एक बात जो हम फैक्टर एक हम देख रहे हैं वो ये है कि इत्तेहादी जो अपोजिशन है वो इत्तेहादियों से बार बार मिल रही है, जबकि जो हुकूमत उसकी चंद मुलाकातें हुई हैं, एक दो आपके वफूद की हुई हैं और वज़ीर आज़म की एक एक मुलाकात हुई है। तो क्या आपको ये लगता है कि एक एक मुलाकात काफ़ी है इसलिए एक एक हुई है, या फिर आपको कोई नतीजा नहीं मिला और मज़ीद मुलाकातें करने का फ़ायदा नहीं है? कुछ इस किस्म की सोच है आपकी? नहीं, बुनियादी फ़र्क है। बुनियादी फ़र्क ये है कि हमारा उनके साथ एक 3.5 साल का एक मुसलसल ताल्लुक और राब्ता है। हम कलाम भी हैं, हम मुश्तरका जद्दोजहद में भी रहे हैं, और हम मुल्क को सुधारने संवारने में एक मुश्तरका काविश करते रहे। ठीक, तो हमारा उनके साथ एक तसलसल का रिश्ता बरकरार है। अच्छा। जबकि ऑपोजिशन वाला, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था, वो तो उनके रास्ते में रुकावटें डालते रहे, वो तो उनके लिए मुश्किलात पैदा करते रहे, वो तो हर अपना 2018 के इलेक्शन में उनके खिलाफ बीज बोते रहे। ठीक है ना, तो अब वो उनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुदरती बात है, जहाँ शक्कुक व शुबात इतने हो या खलीज इतनी हो तो वहाँ जोर भी ज्यादा लगाना पड़ता है, कोशिश भी ज्यादा करनी पड़ती है ना। अब बताइए ना, अब मिसाल के तौर पर अगर नून लीग आज काफ लीग को अप्रोच कर रही है, तो क्या काफ लीग के दोस्त नहीं जानते कि 2018 में नून लीग में उनके लिए कितने कांटे बिछाए? क्या एमक्यूएम के दोस्त नहीं जानते कि पीपल्स पार्टी ने
सिंध में उनके साथ क्या सलूक बरता, और अभी हालिया जो बल्दियाती इंतखाबात में जो उनने तरमीम की कानून में, उस पर वो सरापा एहतजाज रहे और हम उनके साथ हम कलाम थे, हमने इनकी तायद की। क्या वो नहीं जानते कि उनका सलूक क्या रहा है? क्या वो नहीं जानते कि पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ अपने इस 15 साला दौर में, मुसलसल दौर में, कराची जो उनका वोटर है, हैदराबाद में जो उनका वोटर है, उनके साथ क्या सलूक करता है? मेरे भाई ये सब चीजें जानते हैं। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, आप एक वक्ती नशिस्त को खाना खाया, बैठ गया, आपने तजिया कर दिया, लेकिन एक बैकग्राउंड होता है, उस तसलसल से जब आप देखते हैं ना तो आपको इत्मीनान होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। शाह साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई है। कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से पूरी दुनिया में जो आवाज़ उठाई है, और इसका असर ये हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस हवाले से इसके खिलाफ दिन मनाने का ऐलान किया है। कितनी बड़ी कामयाबी आप इसको समझते हैं? इस पर आप अपना क्या कॉमेंट देंगे? मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो काविश आगाज इमरान खान साहब ने किया था अपनी अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर से, और फिर मुझे उन्हें हिदायत दी और मैं इसको लेकर गया नियामी में, जो कि 47वां OIC का वज़ीर खारजा का इजलास था। वहाँ जमीन हमवार हुई, मुत्तफ़िका करारदाद आई और उस करारदाद पर पूरी उम्मा को यकजा किया, और फिर हम वहाँ से गए अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा का रेजोल्यूशन पाकिस्तान ने मूव किया, और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम उम्मा के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। वो इस वक्त जो खाके पेश करते हैं, जो गुस्ताखी करते हैं, जो मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हैं, इसका तदारक होना चाहिए। हेट स्पीच को लगाम देनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया ने आज हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया है, और आज फैसला हुआ है कि हर साल 15 मार्च, जिसकी तारीख हमने मुंतखब की थी, वो पूरी दुनिया कॉम्बैट करेगी इस्लामोफोबिया के खिलाफ। जो राइजिंग ट्रेंड है, उस पर हमें बहुत बड़ी एक कामयाबी हासिल हुई है। पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक। नो डाउट। ग्रेट एफर्ट शाह साहब, और ग्रेट एफर्ट टू योर गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच। इस हवाले से ज्वाइन भी किया और अपने ख्यालात का इज़हार किया। पॉलिटिक्स अपार्ट जी, ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत अहम रोल है इमरान खान साहब का, जिसको सराहा जाना चाहिए और खिराज तहसीन पेश करना चाहिए उनकी कोशिशों को कि 15 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन का फैसला किया है। हमारे साथ कामरान यूसुफ मौजूद हैं। कामरान, एक तो जैसे शाह साहब कह रहे थे, लेकिन मेरा सवाल वो आपसे अधूरा रह गया। शाह साहब से मैंने पूछ लिया, आपसे भी वही सवाल था मेरा कि अपोजिशन को ज़्यादा ज़रूरत हुकूमत को नहीं पड़ रही है अपोजिशन से, इनफैक्ट अपने एलाई से मुलाकातों की अपोजिशन को ज़्यादा पड़ रही है। वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट होता है और हमें ज़रूरत है नहीं चूँकि वो हमारे साथ हैं। क्या आप उनकी इस बात से मुतमईन है जो वो बात कर रहे हैं, या इसमें वाकई कुछ इसका बैकग्राउंड मुख्तलिफ है आपके ख्याल में? देखें, एक तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के वो सीनियर रहनुमा हैं, तो जाहिर है कि टीवी चैनल पे आके ये तो नहीं कहेंगे कि हुकूमत मुश्किल में है और इत्तेहादी जो है वो तो यही तासुर देंगे, लेकिन हकीकत यही है। और जो मेरे ख्याल में चौधरी परवेज इलाही का जो इंटरव्यू है वो हाईलाइट है आई थिंक इस सारे क्राइसिस की। उसके दो पहलू हैं। एक तो चौधरी परवेज इलाही ने जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और बड़ा क्लियरली बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो रूल है उसको बड़ी सीरियस थ्रेट है, क्योंकि तमाम अपोजिशन जो हैं वो ना सिर्फ मुत्तहिद हैं बल्कि इत्तेहादियों का जो झुकाव है उन्होंने कहा कि वो 100% अपोजिशन की तरफ है। वो एक अलग बात है कि जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो जाहिर है कि अपने इस बयान को, अपने इस इंटरव्यू को वो अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक दबाव बढ़ा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर, कि हो सकता है कि जाते जाते एट द लास्ट मिनट, एट द 11th आवर वो जो उनका मकसद है कि वो पंजाब के वज़ीर आला बनना चाहते हैं, तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उस पर एग्री कर जाएं। लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं, मसलन उन्होंने ये कहा है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप हम्बल होते हैं। आपका ये नहीं है कि हर किसी के खिलाफ आपने नैब के केसेस बनाने हैं, हर वक्त आपने महाजा राई की बात करनी है। और ये जो उन्होंने खास करके जिक्र किया कि ये जो उनको कोई भी एडवाइस कर रहा है कि आप डी चौक पे इतना बड़ा जलसा कर रहे हैं, भाई हुकूमतें जलसे नहीं करते, वो अपने खिलाफ आप जलसा कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी जिक्र किया, जैसे आप पहले जिक्र कर रहे थे कि शेख रशीद साहब ने कहा कि जी 10 साल तक अपोजिशन को नहीं मिलेगी, तो उन्होंने कहा ये भी एक गलत बात है, क्योंकि क्या तो फिर आपकी अपनी हुकूमत भी तो जाएगी ना। चलें अपोजिशन तो वैसे ही अपोजिशन में है, तो इस तरह की वो मशवरे नहीं देने चाहिए। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है इज अंडर सीरियस थ्रेट। अगर वो समझते हैं कि थ्रेट नहीं है
तो इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला था, 2 हफ्ते का या जो मैक्सिमम आईनी तौर पर जो तरीके अदम एतमाद का टाइम लेने का वो जो वक्त है वो उसको अवेल ना करते। अच्छा कमरान, कल एक इंटरव्यू बिलावल ने भी दिया, आपने यकीनी तौर पे सुना होगा, जिसमें उन्होंने अर्ली इलेक्शन की कॉल के हवाले से भी कुछ क्वेश्चंस के जवाब दिए और उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि सिफारती जो इंतखाबी इस्लाहात हैं वो होनी चाहिए और उसके बाद फिर इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन कल मैं एक सीनियर सहाफ़ी जो कि उनकी अब तो वजह शोहरत बन चुकी है कि वो शायद अपना तज़िया कम और इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव ज़्यादा देते हैं, आई वोंट नेम हिम ओबियसली, कल मैंने उनको कहते सुना कि शायद अर्ली इलेक्शन कॉल हो सकते हैं, माहौल ऐसा बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मुक़्तदिर हल्के हैं या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, इस्टेब्लिशमेंट का रोल हुकूमत के हक में, अपोजिशन के हक में तो हम बात नहीं करते, लेकिन मुल्की मामलात में तो उनका किरदार डेफिनेटली है, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, दे आर सपोज टू बी। तो इस वक्त आपके ख्याल में उधर से क्या मैसेजिंग हो रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, टुवर्ड्स ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू दिस होल पॉलिटिकल सिनेरियो एंड सिस्टम, आपके ख्याल में? देखें, ये तो हम इसमें कैसा रही कर सकते हैं कि उनका क्या पर्पस हो सकता है, लेकिन शेख रशीद साहब का अगर बयान देखें तो वो कहते हैं कि वो किसी के साथ भी नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ है। जाहिर है कि जब क्योंकि मुल्क के अंदर अगर सियासी बेयकीनी होगी तो उसका लामहला तौर पर आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर भी असर पड़ता है। तो टू दैट एक्सटेंट ऑब्वियसली जो आपने जिक्र किया उनके स्टेक्स तो हैं। अब ये जो आप अर्ली इलेक्शंस की बात करें, देखें अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब होती है, इस वक्त अपोजिशन के अंदर 2 राय हैं। जो पीपल्स पार्टी है वो ये शायद समझती है कि हमें कम से कम साल 1.5 साल का जो अरसा है वो बेशक वो मखलूत हुकूमत बने उसे पूरा करना चाहिए, जो एक और प्राइम मिनिस्टर आ जाए, मिलके एक गवर्नमेंट बना लें। लेकिन जो PLN है वो ये समझते हैं कि जो इस वक्त मुल्क की मसाइल हैं ये हल नहीं है, अगर बड़े स्टेप्स लेने हैं तो उसका बेहतर हल ये है कि कुछ अर्से के लिए जो इकदामात इस गवर्नमेंट ने लिए उनको रिवर्स करें और फिर इलेक्शंस कॉल कर लें और जो गवर्नमेंट और फिर नया सेटअप अगले 5 साल। कमरान, वक्त का मैं आखिरी सवाल मेरा कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपसे है, जिसमें जो भारतीय दरानंदाजी हुई है पाकिस्तान की सरहदों के अंदर, उनका एक मिसाइल आया है, उस पर एक तो ओबियसली उसको कंडेम किया गया, विद दैट बैनुल अक़वामी बरादरी से कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया गया कि वो इस वाक़े का नोटिस ले। एक तो ये कि बैनुल अक़वामी बरादरी इसका नोटिस किस तरीके से ले सकती है, पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि ये इंतहाई संगीन हरकत है जो भारत की तरफ से हुई है, चाहे वो इसे गलती ही कह रहा है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, ये इट्स नॉट अ जोक, बहुत सीरियस मामला है कि अगर आपका एक मिसाइल गलती से फायर होके और आपके एडवर्सरी, और वो भी अगर न्यूक्लियर मुल्क हो, वहां पे जाके गिरता है तो कुछ भी हो सकता था। कोर कमांडर्स की प्रेस उसके इजलास के बाद भी जो प्रेस रिलीज आई उसमें ये कहा गया कि इससे पूरे खित्ते की जो सिक्योरिटी एट स्टेक आ सकती थी। अब जो पाकिस्तान है उसमें अगर आप जो प्रेस रिलीज है ISPR की, जो रेलेवेंट इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जाहिर है कि जो न्यूक्लियर सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़े इंटरनेशनल इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो पाकिस्तान उनसे दरख्वास्त कर रहा है। ये कहने का मकसद ये है कि वो सीरियसली देखे कि जो भारत का कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है व्हेन इट कम्स टू देयर स्ट्रेटेजिक एसेट्स, वो कितना बेहतर है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान ये चाह रहा है कि इसको लाइट ना लिया जाए, क्योंकि लगता ये है कि शायद भारत के क्योंकि मफादात हैं बाकी दुनिया मगरब के साथ, तो उस मामले को उतना सीरियस नहीं लिया जा रहा। तो पाकिस्तान की ख्वाहिश तालबा है कि इसको संजीदा लिया जाए, क्योंकि मुस्तकबिल में इस तरह का मामला हुआ तो हालात खराब हो सकते हैं, उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच यूसुफ कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, पॉलिटिकल सिनेरियो पर और भारत की जानिब से जो दरअंदाजी की गई उस पर अपना कमेंट दे रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आ चुके हैं, अब बारी हमारे सेगमेंट सफर है शद की, जिसमें फराह महमूद और अब्दुल जोशी ने FN जोशी पास कैसे दरियाफ्त किया, इस हवाले से बात हो रही है वकार अहमद मलिक से। तो देखते हैं आज का सफर है शद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफर है शर्त। और ये सफर शर्त जो है ये आपको जानते हैं कि फराह महमूद के साथ है। आप जानते हैं कि जो 12, 13 या 14,000 फुट की बुलंदी पे आप जब जाते हैं तो आपको सांस में दिक्कत होना शुरू हो जाती है और तबीयत जो है वो बोझल होना शुरू हो जाती है। 16,000 फुट से ऊपर एक वॉमिटिंग की कैफियत होती है और ये तमाम कैफियत जो है ये आम इंसानों के वाले से हैं। फराह महमूद जो है उनको सांस ही और उनकी तबीयत ही बेहतर तब होती है जब ये 16,000 फुट से ऊपर जाती हैं। किसी पास को पास कंसिडर नहीं करती जो कि 18,000 फुट या 19,000 फुट से नीचे हो, तो वहाँ पर जाकर इनको सांस आता है और मुझे लगता है कि तबीयत बहाल भी कहीं 18,000 फुट से ऊपर ही होती है। जी बिल्कुल, बहाल भी वही होती है, यहाँ पर ऐसे सांस रुकता रहता है। पर सब बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि एक पास है FN पास, यानी फराह नासिर पास,
तो ये मैंने सुना है कि FN पास जो है इस नाम के साथ भी आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये नाम मतलब आपको तो प्राउड होना चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए कि FN पास नाम का एक पास है। मुझे प्राउड तो है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये वो पास है जो हमने एक नया एक्सप्लोर किया। ठीक है। और जिन लोगों की वजह से एक्सप्लोर किया, जो हमारा गाइड थे, जिन्होंने हमें गाइड किया, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के इसको एक्सप्लोर किया, जिसको मैं पाथ फाइंडर कहती हूँ, अब्दुल जोशी। मेरा ख्याल है इस पास के साथ उसका नाम जरूर एसोसिएट होना चाहिए, तो मैं इसको FN जोशी पास कहती हूँ अब। अच्छा, FN जोशी पास। ये पास कहाँ पे है? ये पास बराल्डो चौक से जब आप नुबंदे सुबंदे पे उतरते हैं तो ये वहां पर एक आपको स्लॉट मिलती है। वही आप जिस तरह कहते हैं पहाड़ में जरा सा भी खम मिलता है तो हम उसको क्रॉस कर लेते हैं। अच्छा, ये इससे पहले कोई नहीं गया इस पास पे? इससे पहले कोई नहीं गया इस पास पे। ये बेसिकली लुकपेला और टिलमैन के दरमियान है। अच्छा, तो हमें ये हमने इसको अटेम्प्ट किया था। तो फराज साहब, जब भी आपसे बात होती है पासेस के हवाले से, तो बराल्डो और टिलमैन और इससे नीचे तो आप स्नो लेक और इससे प्याफो हिस्पर, इससे नीचे तो आप आती नहीं है। तो वैसी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ, कभी आपकी कोई येटी से मुलाकात हुई है? येटी से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। लेकिन हमारी मतलब मैं हमेशा ढूंढती रहती हूँ उसके फुटप्रिंट्स। अच्छा। एक में वो चीज है कि कहीं ना कहीं तो येटी के फुटप्रिंट्स हमने बचपन से, क्योंकि येटी हमारे जमाने में एक मूवी भी आई थी और बर्फानी इंसान है, तो उसके फुटप्रिंट्स में ढूंढती रहती हूँ। अच्छा, ये इस पास की कितनी बुलंदी है FN पास? इस पास की बुलंदी है तकरीबन 5500 मीटर, तकरीबन 17,000 फुट। नहीं, ज्यादा है, 17,000 फुट से ज्यादा बनता है। ठीक है। तो FN जोशी पास जो है, ये आपने कब प्लान किया और इसको एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ डेज कितने चाहिए इस पास? इसको टोटल नंबर ऑफ डेज तकरीबन 16 से 18 दिन चाहिए। हमने इसको मतलब 16 से 15 दिन में हमने इसको मुकम्मल किया। ये शुरू होता है शमशाल से। पहले आप शमशाल पास क्रॉस करते हैं, उसके बाद आप बराल्डो की दुनिया में उतर जाते हैं। वो एक अलग दुनिया है, उसको तो अब अनकम्पेरेबल है वो। तो वहाँ पे एनर्जी जो ड्रिंक्स मिलते हैं पामीर की बुलंदियों पे, वो तो आपने ले लिया ना, लस्सी शस्सी? ओए होए होए होए, वो तो वहाँ पर उनके दही, उनके वो देसी घी और फिर वो उनका चिल्पेन डोक और उनकी जो देसी डिशेज है, वो तो हमने खूब अच्छी तरह उससे शेयर होया। तो वहां पर बराल्डो का सबसे पहले जो हर्डल आती है ना, वो बराल्डो रिवर को क्रॉस करके आपने उस वैली के अंदर एंटर होना है। उसमें काफी मुश्किलात आती हैं और इनका जो तरीका है, जो एक लोकल तरीका है, वो ये है कि एक इस तरफ दीवार बनती है, एक उस तरफ दीवार बनती है और उसके दरमियान एक पतली बारीक लोहे की तार होती है, जिसके साथ आपने सुंडी की तरह चिपक के उसको क्रॉस करना होता है। तो एक ग्रुप ऑफ पोर्टर्स होता है, वो पहले निकल जाता है, वो नीचे कहीं दरिया में जाके जहां उनको तैर के जाते हैं, पता नहीं किस तरह जाते हैं, दूसरी साइड पे पहुंच जाते हैं, फिर यहाँ से तार फेंकी जाती है दोनों तरफ, इसको डुट कहते हैं उनकी जुबान में। अच्छा। तो उससे क्रॉस करते हैं सारे, और ये वो लम्हा होता है जब लो एल्टीट्यूड पोर्टर आपसे अलग हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं और आप आगे चले जाते हैं। यहाँ से आप हाई एल्टीट्यूड पोर्टर और आप रह जाते हैं, और जब वो तार खुलती है और लो पोर्टर्स को लेके जाने लगते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे आप दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ होते हैं। एक अजीब से दिल को दहशत सी होती है कि आप दुनिया से कट गए, अब आप निकलेंगे तो उस साइड पे निकलेंगे, वरना आप नहीं है, फंस चुके हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि वो जो तार थी, वो तार के ऊपर आप चिपक के फिर आपने उसको क्रॉस किया। अच्छा, उसमें एक सेफ्टी भी लगी होगी? उसमें सेफ्टी भी लगी होती है, सब कुछ लगा था, लेकिन अब वहां कोई औरत तो जाती नहीं कभी। अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं करने को कर लेती, लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा झूला सा बना दिया, उसके नीचे एक तार लटका के एक गद्दी सी बना दी, तो मैंने एक टांग इधर एक टांग उधर करके मैं ऐसे करके उसके साथ ऐसे वो डोली की तरह ऐसे वो मैं निकल। नीचे बराल्डो रिवर जिसका शोर मचाता है, तो आपको वो नहीं होता था चक्कर आते हैं नीचे से, लगता है वो खींच लेगा आपको। क्योंकि तार साहब जो है वो बराल्डो के बहुत मद्दाह है, और उनकी तहरीरों में जो बराल्डो के हवाले से ज्यादा मोहब्बत मिलती है वो बराल्डो का शोर है। बराल्डो बहुत वैशी है ये। और पहले तो दरिया, फिर उसका ग्लेशियर, जब उसका स्नाउट आता है वो आपको चढ़ने नहीं देता अपने आप, फिर एक दफा आप चढ़ जाए फिर उतरने नहीं देता, फिर आपसे मोहब्बत करने लग जाता है। वो अजीब सा इसका बहुत अजीब सा इसका टेक्सचर है। तो FN पास की तरफ चलते हैं। अच्छा, FN जोशी पास। अच्छा, फिर ये है कि इसमें अब क्योंकि ये इतना ज्यादा एक्सप्लोर्ड जगह है ही नहीं, तो इसमें भी कैंप साइट्स के नाम नहीं है। ठीक है। ग्लेशियर 1, ग्लेशियर 2, इसी तरह यहाँ लोगों के अपने पर्सनल नाम पे किसी ने रखा, तो हमें पता नहीं। तो हमें तकरीबन हम पास तक जो बराल्डो का चौक है उस तक हम 9वें दिन पहुंचे। 9वें दिन पहुंच के हमारा बेसिकली इनिशियली इरादा था कि हम टिलमैन या लुपके का कभी नहीं था, टिलमैन करके हम निकले, लेकिन वहां कुछ हालात ऐसे बने, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि हमने कहा कि ये नई जगह, इसको एक्सप्लोर करें। अच्छा, इसमें फिर ये चांसेस होते हैं कि फेलियर भी हो सकता है, कि हम ना क्रॉस कर सकें वहां आगे, किसी ने ये दुनिया नहीं देखी हुई। लेकिन क्योंकि मुझे ये था कि कोई दुनिया में ऐसी जगह हो जहां पर मेरा पाँव पहले पड़ा हो, मतलब वो जो फीलिंग है ना, वो मैं फील करना चाह रही थी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत मदद की। आखिरी इसका स्ट्रेच बहुत मुश्किल था। अच्छा। क्योंकि इसमें ऑल्दो सेफ्टी में थे, सब कुछ थे, लेकिन इस तरफ को देखो तो ऐसे ही बस 1000 को फुट की फॉल थी। तो वो बड़ी एक, ये किसी जगह पे जाके आखिर पे कहीं टेक्निकल भी हो जाता है। अच्छा। इसका एंड जो है वो लेकिन इसमें हमारी खुशकिस्मती ये थी कि इसकी उतराई पिछली साइड पे हमें टेक्निकल नहीं मिला, वो हमने कंफर्टेबली। नासिर साहब के साथ? हाँ जी, वो मेरे साथ। अच्छा, उन्होंने किया है? हाँ जी, उन्होंने किया। तो ऊपर जाके फिर इस पास के से उतर के आपके साइड पे उतरते हैं? इस पास से उतर के हम फाइनली अस्कोले में उतरते हैं, लेकिन नौबंदे सुबंदे का ग्लेशियर आता है, फिर उसके बाद पन्मा ग्लेशियर आता है, और उसके बाद फिर झोला की कैंप साइट आती है। अच्छा, फिर आप इधर से आप ये 16वें दिन, ठीक, यानी कि ये बहुत लंबा ट्रैक है। ये जो बराल्डो इटसेल्फ का जो ग्लेशियर है ना, इसको क्रॉस करना, इसमें बहुत दिन लग जाते हैं। अच्छा, नॉर्थ पोल के बाद पाकिस्तान जो है वो तवील तरीन ग्लेशियर्स की सरजमीन है, और उन तवील तरीन ग्लेशियर्स में से अक्सरियत जो है वो आपने तो देख रखी है। किसके साथ आप फ्रेंडशिप या आप समझती हैं कि उसके साथ आपकी उनसीयत या मोहब्बत, किसी एक ग्लेशियर का नाम? अब जैसे ब्याफो है और स्नो लेक है, ये ऐसी जगह है कि यहाँ मैं 2-3-4 दफा जा चुकी हूँ, तो ये मुझे लगता है कि मेरा अपना ही घर है। मतलब मुझे इस यहाँ पहुंच जाओ तो समझ लगता है कि घर आ गए, बस अब पहुंच जाएंगे। इसी तरह मैं खुर्दुब, जब हम वर्जराब कर रहे थे तो खुर्दुबन मेरे साथ पैरेलल में चल रहा था, तो मुझे लगता था मेरा फ्रेंड है मेरे साथ, तो ये मेरे फ्रेंड बन जाते हैं। मैं एक हमेशा चीज अल्लाह ताला पे इतना प्यार आता है कि कुरान में लिखा है ना, आपका रिस्क लिखा जा चुका है। तो मेरा रिस्क अल्लाह ताला ने मैं ऐसे मुट्ठी में लेके ना ऐसे फेंक दिया, नहीं बस दुनिया में फेंक दिया। अलास्का तक भी गए उसके दाने, मैं अलास्का भी होके आई हूँ। तो मैं इतना खुशनसीब समझती हूँ अपने आप को कि नया पास भी, इधर भी मेरे रिस्क के दाने पड़े थे। और रिस्क इन द फॉर्म ऑफ सिर्फ खुराक और पानी नहीं है, आपकी जो वहाँ हवाएं हैं, जो आप ब्रीद इन करते हैं, जो आप फील कर, जो आवाजें हैं, वो भी आपका रिस्क है, जो आप टेस्ट करते हैं वो भी आपका रिस्क है। तो ये सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, आपने एक चीज़ कहा कि आपको येटी कभी नज़र नहीं आया ना, उसके फुटप्रिंट्स नज़र नहीं आए। तो अगर वैसी इंसानी शक्ल में या इंसानों के हवाले से हम कहा जाए, मैं कहूँगा आपने येटी देखा हुआ है और उसका नाम जो है वो अब्दुल जोशी है। तो अगर कम से कम उसकी स्ट्रेंथ के हवाले से, जिस तरीके से वो वर्टिकल क्लाइंब करते हैं, जिस तरीके से उनकी वो मतलब जिस तरह उन्होंने पशु भी किया है, जिस तरह आपने तो देखा है उसको विल्डरनेस में, वो कोई किसी येटी से कम तो नहीं है, कम से कम इस मामले में। मैं ये समझती हूँ कि येटी जो है वो, अगर हम येटी को कहें ना कि तुम अब्दुल जोशी जैसे, तो वो प्राउड फील करेगा। अब्दुल जोशी इज इन हिमसेल्फ एक यूनिक चीज है, मतलब उनकी जो एक्सपर्टीज है ना, और उनके साथ जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत जबरदस्त है। उनका पहाड़ों के साथ ताल्लुक, अब वो जब हम चल रहे होते हैं ना, जब तक हम पास क्रॉस ना कर दें, वो बंदा ना मुस्कुराता है ना देखता है, वो अपनी फोकस किया होता है उसने। आपने सरबाज के साथ भी कोई किए एक्सपीडिशन? सरबाज के साथ नहीं, आपने जोशी के साथ? मैंने जोशी के साथ। ठीक है, ये पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त नाज़रीन क्लाइंबर हैं, बहुत अच्छे माउंटेनियर हैं, 8000ers कर रखे हैं। सरबाज ने तो गालबन 9 8000ers, दुनिया में 14 8000er हैं, जिसमें से 9 8000er जो है वो सरबाज ने कर रखे हैं। जोशी ने 8000er कर रखे हैं। पशु कैथेड्रल या कोन, जिसको बहुत ही मुश्किल तरीन समझा जाता था, उसको किया है। बल्कि साथ जो है उनके हमरा 2 लड़कियां भी थी शिमशाल की, वो एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था जो कि जोशी ने कायम किया। तो बाकी जो है FN पास जो है उसके वाले से हमने जाना कि फरह नासिर पास, जिसके हवाले से एग्जैक्टली मैं इसकी तस्दीक कर दूं कि वो समझते हैं कि उसको FN जोशी पास होना चाहिए। तो FN जोशी पास के हवाले से हमने जाना कि कितने तवील तरीन ग्लेशियर्स और शिमशाल से स्कोले तक ये जो 15-16 दिन का सफ़र है, और ये बहुत ही अब जान जोखों का सफ़र है, लेकिन यहाँ पे बैठ के आपको कभी वो फील नहीं आ सकती कि ये जो लोग करते हैं, जो माउंटेनियर्स जो को पैमाई करते हैं, जो ऊपर जाते हैं, ये क्यों जाते हैं, ये जो ट्रैकर अपनी जान जोखों में डालते हैं, ये क्यों डालते हैं। वहाँ का जो एक मंजर है वो आपकी सारी कास्ट, वो सारी मुशक्क़त, वो सारी तकलीफ जो है वो दूर कर देता है। देखते रहिए सफर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम एक्सप्रेसो टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। कुछ ऐसा टैलेंट जो कि अपने बल के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो बिज़नेस की फील्ड है, कोई सर्विसेज का शोबा है, उसके अंदर भी। हुकूमत की अगर बात करें तो हुकूमत ने भी पिछले कुछ अरसे में जो कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू किया, उसके तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की ट्रेनिंग दी, बेरोज़गार लोगों को रोज़गार भी मिला, फंड्स भी दिए गए। इस वक्त हमारे साथ सिब्बी से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान मौजूद हैं। मे बी आप इनको जानते भी हों क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी पेनिट्रेशन है इनकी। इन्होंने भी मुख्तलिफ मसाइल के बावजूद एक कारोबार का रास्ता निकाला। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त अपनी अशिया को ऑनलाइन बेच रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इमरान खान हाड़ा मौजूद हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि वो सिब्बी बलोचिस्तान से हैं। चमड़े पर मुख्तलिफ किस्म की कशीदाकारी करते हैं, इस कदीम फ़न को भी जिंदा रखे हुए हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमा रहे हैं और 150 लोगों को रोजगार भी फराहम कर रहे हैं। इस हवाले
से हम उनसे बात भी करें। इमरान खान हाड़ा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया इमरान। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ऑनलाइन दुनिया भर में आप अपनी बनाई हुई चीज़ों को सेल करें। अपने इस जो एक वेंचर है या आपका जो बिजनेस है, इसको स्टार्ट करने का आइडिया, फिर उसकी एग्जीक्यूशन, थोड़ा अपने जर्नी को हमारे साथ शेयर करें। देखें, मेरा जो आइडिया जो है बहुत 2016 में मैंने स्टार्ट किया। वो इस तरह से था कि हमारे गांव में ये चीजें तकरीबन सदियों से बन रही थी, लेकिन इनको मार्केट तक रसाई नहीं थी। दूसरा, मिडल मैन बहुत ज्यादा थे जो कि इन चीजों को बहुत सस्ते दामों खरीद के बहुत महंगे दामों बेचते थे, जिनसे मेरी अपने यूं समझे मेरा अपना कबीला है, मेरा अपना घराना है, वो लोग जो है उनके साथ जुल्म हो रहा था। वो लोग इतनी मेहनत से लेदर पे एम्ब्रॉयडरी सारी रात सारा दिन बैठ के करते थे और ये चीजें जो है उनसे 200, 300, 500 रुपए में खरीद के मिडल मैन या ऐसे लोग जो क्या कहते हैं, यहाँ पे भी आप देख लें, उनके साथ लोगों के साथ जुल्म करते थे। वो उनको बड़ी मार्केटों में, बड़े मॉल्स में महंगा करके बेचते थे। तो मैंने क्या किया, मैंने इस मसले का हल निकाला इसको ऑनलाइन सेल करके, और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से अब तक मैं बहुत अच्छे से इसको कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ऑब्वियसली आपने कहा कि ये जो मिडिल मैन वाला मामला है, ये जो के लिए इस तरह के अफराद जो खुद से अपना काम करते हैं उनको दरपेश हैं, और स्पेशली उन इलाकों में इन खवातीन की भी बात करूँगी जो कशीदा कारी और दीगर तरह की कढ़ाई सिलाई करती हैं, उनको भी इस तरह के मसाइल रहते हैं। सो आपने इसका सोल्यूशन तो निकाला, लेकिन जब ऑनलाइन आपने स्टार्ट किया तो उसमें आपको जो चैलेंजेस रहे, ऑब्वियसली आप बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है, सिब्बी से आपका ताल्लुक है, वहाँ पर इस तरह की जो फैसिलिटीज़ होना, उसके बाद फिर उनको एग्जीक्यूट करना, वहाँ से लोगों को भेजना, तो अपने चैलेंजेस को भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। सबसे पहले तो ट्रस्ट इशू था। लोगों को ये लगता था कि इतना दूर से कोई चीज आ रही है तो शायद खराब चीज हो, शायद ऑनलाइन बिजनेस में फ्रॉड का रेशो बहुत ज्यादा है, लोगों को यकीन नहीं होता। दूसरा, मुझे इश्यूज ये आया क्योंकि सिडनी एक छोटा शहर है, यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस कोई कोरियर प्रोवाइड नहीं करता। उनको बड़ी बड़ी कंपनीज चाहिए होती हैं जो उनको मंथली कोई 100-50 ऑर्डर्स जो है उनके थ्रू डिलीवर करवाए, तो ये इशू था। दूसरा इशू इंटरनेट का था, इंटरनेट स्लो था या इंटरनेट कभी नहीं था। तो इन तमाम मसाइल को देखते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक इसको सस्टेन रखा हुआ है और बहुत अच्छे से मैं कर रहा हूँ। मसाइल और भी बहुत ज्यादा, सोसाइटी के इश्यूज हैं, लोग समझते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस गुनाह है, मतलब मुख्तलिफ तरह की सोचें हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि उन लोगों तक अवेयरनेस ही नहीं आई कि इंटरनेट है क्या। इंटरनेट एक बहुत बड़ी नेमत है अगर मैं बात करूँ तो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका इस वक्त ओवरऑल टर्नओवर कितना है प्रोडक्ट्स को लेकर, और क्या ये सिर्फ पाकिस्तान या आपके अपने सूबे तक महदूद है या इसको आप वर्ल्ड वाइड भी कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, तो आप हमें ज़रा इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन दें। इस वक्त स्केल क्या है आपके बिजनेस का, इमरान? देखिए, मेरे बिजनेस का शुरुआत तो जीरो इन्वेस्टमेंट से थी, मतलब मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किए थे। मैंने सिर्फ कुछ फोटोज अपलोड की थी अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, प्रोफाइल्स पे, वहां से ऑर्डर्स मैंने कलेक्ट किए थे। इस वक्त हमारा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में डील करते हैं, बाहर भी हमारे काफी सारे ऑर्डर्स निकल जाते हैं। रिसेंटली दुबई एक्सपो में भी हमारा सामान गया है। तो ओवरऑल टर्नओवर मतलब एक बहुत अच्छा मजेदार किस्म का कारोबार मैं कर रहा हूँ। और ये ब्रांड नेम क्या रखा हुआ है आपने इसका, किस नाम से बेचते हैं आप अपने प्रोडक्ट्स को? मैंने जो इसका ब्रांड नेम शुरू में रखा था वो जस्ट मैंने वॉलेट का काम शुरू किया था, तो उसका तब नाम था बलोची वॉलेट्स। अभी मैंने इसका ब्रांड नेम चेंज किया है बलोची ट्रेडिशनल शॉप। इसमें बैग्स आ जाते हैं। अच्छा, क्या क्या बनाते हैं और किस तरह की जो हैंडवर्क है, क्या ट्रेडिशनल काम ही होता है जो बलोची आपका काम है, या दीगर आप चीजों को भी केटर करते हैं? देखिए, हमारा जो बैग होता है उस पे हम बलोची एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ आजकल हमने थोड़ा सा उसको कस्टमाइज किया है। लोगों के नाम लिखते हैं, कंपनीज के लोगोज बनाते हैं, कंट्रीज के फ्लैग्स बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के भी कुछ हमने भी रिसेंटली फ्लैग्स बनाए हैं। तो हमने ओवरऑल जो हमने देखा, जो जिस चीज की डिमांड थी हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आपको किस चीज के आते हैं जो आपकी एक सिग्नेचर चीज हो? ऑब्वियसली जो बलोची ट्रेडिशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो एक जो सिग्नेचर स्टाइल होता है वो क्या है आप लोगों का? सिग्नेचर स्टाइल या सिग्नेचर जो हमारी प्रोडक्ट है वो बैग है। बैग बहुत ज्यादा बिकता है आजकल, तो हमने बैग्स पे लोगों के नाम भी लिखे हैं, तो वो बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। और जेंट्स में जो वॉलेट है वो बहुत अच्छे से बिक रहा है। बाकी जो टिश्यू पेपर हमारा बॉक्स है वो किसी भी बैठक, किसी भी मेहमान खाने की जीनत जब बनता है तो बहुत प्यारा लगता है।
और उसके साथ साथ वो अगर गाड़ी में रखें तो बहुत खूबसूरत लगता है। चलो इमरान, ये भी बताइए कि आपने चूंकि अपना एक कंसर्न ये जाहिर किया कि आपके जो कबीले के लोग काम करते थे उनको वो रिटर्न नहीं मिलता था, सस्ते दामों लेके लोग महंगे दामों बेचते थे, तो आप कितना रिटर्न दे रहे हैं उनको? आपने क्या तब्दीली लाई है उस पॉलिसी के अंदर? क्या आपकी वजह से आपके कबीले वालों की जिंदगी में तब्दीली आई है? आपकी जिंदगी में तो आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो बहुत ज्यादा खुश हैं। मतलब अभी तब्दीली ये आई है कि पहले जो उनको रेट्स बहुत कम मिलते थे, मैंने उनके रेट्स बढ़ाए हैं। मैं अब भी जितना वो रेट मांगते हैं मैं उससे कोशिश करता हूँ कि उनको ज्यादा मिले, कम ना मिले। और दूसरा ये था कि कुछ हमारे यहाँ पे मार्केट में शॉप्स थी, वो क्या करती थी कि इनकी चीजें रख लेती थी, जब वो सेल होती थी तो इनको जो है इंस्टॉलमेंट में इनके पैसे दिए जाते थे तंग करके। तो कितने लोग आपके साथ काम कर मैंने रहे हैं उनको इमरान? पेमेंट भी एडवांस कर दिया। और कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ जिनसे आप अपने अल्हम्दुलिल्लाह 150 के करीब लोग हैं। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। वो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक इमरान, बहुत शुक्रिया कि आपने एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। जबरदस्त काम है आपका। और ये बलोची ट्रेडिशनल मार्केट के नाम से इनका ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर आप जाकर इनकी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, जहाँ पे ट्रेडिशनल काम करके ये बैग्स, पर्स, दीगर चीज़ें सेल करते हैं। तो उनको सपोर्ट करें, ऐसे स्मॉल बिजनेस को हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि इस हिस्से में आपके लिए हमारे पास क्या है, कुछ थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। कराची जो शदीद गर्मी से इस वक्त मुतासिर है, कल तो बड़े मैसेजेस भी आते कुछ हमारे दोस्तों के कराची से कि ये किस टाइप की गर्मी आ रही है। और दूसरी जानिब जो कनाडा में कुछ हमारे दोस्त मुकीम है, उनकी वीडियोज़ हमें आ रही थी, वहाँ पर स्नोफॉल हो रही है और लोग परेशान हुए कि स्प्रिंग बिल्कुल सर पे और वहाँ पर स्नोफॉल हो रही है। बट हम चूँकि कराची की बात करें तो यहाँ पर मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं जी। बहुत शदीद किस्म की गर्मी है। वबाई अमराज के हवाले से भी कुछ इतलात आ रही हैं कि इसके बाद जो ये डायरिया है और इसके अलावा गैस्ट्रो है, इसके अलावा बुखार के मरीज़ हैं, इनमें इजाफा हो रहा है। और मच्छर तो माशाल्लाह फिर बढ़ ही जाता है जब गर्मी आती है। मच्छर और जब गर्मी आता है तो मच्छर और मक्खी तो आता ही आता है। तो इस तरह की भी सूरत हाल है। खैर माहिरीन ये कह रहे हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, बाज़ार से ज़रा कम खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, चूँकि कुछ लोग रोज़े भी रख रहे हैं शाबान की वजह से, तो मोहतात रहें। भारत गर्मी बहुत ज़्यादा है। वी होप एंड प्रे ये मौसम दोबारा से नॉर्मल हो और बेहतर हो जाए। और अब गैर ज़रूरी तौर पर कराची वाले स्पेसिफिकली घर से बाहर ना आने के लिए एहतियात करें। चलिए जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे चूँकि दूसरा घंटा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने आपके लिए तैयार रखी होती हैं, वो हम आपको दिखाएंगे आज की एक्सप्रेसो हेडलाइंस। शदीद गर्मी के बायस कराची में डायरिया, बुखार और गैस्ट्रो जैसी बीमारियों में इजाफा। शहरी गर्म मौसम में बिला वजह घर से बाहर ना निकलें और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में सारा बलोच मिलवाएंगी डिजाइनर गाला में आने वाले मुल्क के नामवर फैशन डिजाइनर्स से। और उभरते गुलकार ताहिर अब्बास होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। जी, एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी। अब बारी हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी की, जिसमें सारा बलोच डिजाइनर गाला में गई और वहां उन्होंने मुख्तलिफ डिजाइनर से बातचीत की, उनकी कलेक्शन के हवाले से जाना। तो देखते हैं आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओवर अ कप ऑफ कॉफी की एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ सारा बलोच। आज का शो बड़ा अलग है। हमने आपकी मुलाकात करवाई ढेर सारे सेलिब्रिटी से, लेकिन आज एक नहीं बल्कि एक से जायद फैशन डिजाइनर से हम करवाएंगे आपकी मुलाकात। जी हाँ, लेके आए हैं हम आपको फैशन गाला में, जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं बल्कि 40 से जायद डिजाइनर्स मौजूद हैं। शो का मकसद है आज कुछ अलग। हम चाहते हैं कि आप और मैं देखें कि इस साल का फैशन कलर फोरकास्ट क्या है, कौन से कट्स हैं इन और कौन से हैं आउट। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि फैशन की दुनिया में क्या हो रहा है। आइए। Come and have a seat. अस्सलाम वालेकुम सबा, how are you doing? I'm good. सबा, मुझे बताइए एक बात,
लाहौर जिस तरह के शहर में जहाँ पे लोग यूजुअली लाहौर के मिड में कर रहे होते हैं इवेंट्स, वहाँ पे आपने पहला इवेंट करने जा रही हैं, इतना मेगा इवेंट, फैशन गाला और इतना रश, ये लोगों को इकट्ठा कैसे किया आपने? बहुत हमने कोशिश की, बहुत हमने मेहनत की लोगों को, डिज़ाइनर्स को जमा करने के लिए, बिकॉज वी वर न्यू, नोबडी न्यू अस, तो वी हैव टू कॉल ईच एंड एवरीवन, वी हैड टू मीट देम, टू कन्विंस देम कि भाई हमारा पहला इवेंट है, हमारे साथ कुछ हेल्प करो। तो अल्लाह का शुक्र है हमें अच्छे लोग मिले। क्या हुआ कि इतने अरसे बाद ज़िंदगी में जाके एहसास हुआ कि लेट्स डू दिस? एक्चुअली आई वाज आउट ऑफ लाहौर सिंस आई थिंक 1995. Oh my God. So I just moved back last year. तो when I moved here, what I found out कि जब आप किसी डिज़ाइनर के पास जाते हो कुछ लेने के लिए, तो वहाँ यही होता है कि जी मेड टू ऑर्डर है जी। तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट हम खुद कुछ ऐसी चीज़ प्लान करें जिसमें ग्रैब एंड गो चीज़ हो, लोग आएँ, देखें, पसंद करें और उठा लें। तो कराची में कोई प्लान है इवेंट करने का? बिल्कुल, अब हमने जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो यही है कि हमने पूरे पाकिस्तान में करनी है, इवन पाकिस्तान से बाहर भी वी आर थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट। अभी मैं सबा के साथ जाऊंगी अंदर और आपको दिखाऊंगी कि भाई इस साल कौन से कलर्स इन है, कौन से कट्स इन है, कौन सी ज्वेलरी इन है। देयर आर सो मेनी डिजाइन। लेट्स गो, आइए जी। यहाँ पे एक फैशन गाला क्रिएट हुआ है, बड़ी कोई एक्सपो है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग कोविड के बीच में ही निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, वरना सब लोग घर तक महदूद हो गए थे। अच्छा, सो वी हैव महविश फ्रॉम कोई। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे बात बताएं कि आपकी अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो सबसे अलग बात क्या है, सिग्नेचर स्टाइल क्या है? सिग्नेचर स्टाइल ये है और लोगों को दिखाते भी। एक मिनट रुकें। So I love this one, ये मुझे बड़ा पसंद आया। I love the color। आपको इसके बारे में जो अगर आप क्लाइंट से भी हमारे पूछेंगी, जो पुराने हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमसे ज्वेलरी लेते आ रहे हैं, we will customize it for you to the minute सी details। मतलब अगर आप हमें कहेंगे कि इस पर्ल को 90 डिग्री से यूँ टर्न कर दें तो हम करेंगे। All thanks to सबा and उस्मा and this। ओके जी। अच्छा, अब हम बातें बड़ी करनी है हमें। दिस इज सो गुड, ये बड़ा एक सिग्नेचर स्टाइल है। अच्छा, आई रियली वांट टू आस्क के स्टार्टिंग रेंज क्या है? अगर हम लोग ब्लेस फ्राइडे सेल पे, बिकॉज सिंस वी ऑपरेट सोनली ऑनलाइन, तो हम 2500 से भी शुरू करते हैं, मगर उसमें हम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम आगे जाते हैं और आपको और दिखाते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन से कियोस्क है। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। आगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अपने लिए तो हमें कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि भाई जिस तरह के अम्मी के कपड़े होने चाहिए, बेटी के कपड़े वैसे ही होने चाहिए। सो आई थिंक अभी मैं जिस कियोस्क में खड़ी हूँ, इनके पास है बच्चियों के लिए कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आप होल्ड कर लें। मुझे लग रहा है मज़ीद आप बेहतर बता सकती हैं कि आपकी जो सिग्नेचर है वो ये है कि मदर एंड डॉटर कॉम्बिनेशन। ये आप देखें, मदर्स के लिए हमने ये बनाया है, ट्राउज़र है, इसके ऊपर काम है, ठीक है, और उसके साथ हमने ये क्रश्ड सिल्क की शर्ट बनाई है, और मदर डॉटर्स के लिए ये हमने क्रश्ड सिल्क की पैंट्स हैं और इसी तरह की सेम स्टाइल की शर्ट्स हैं। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया कि ये मदर एंड डॉटर? क्योंकि मेरी अपनी बेटी और मुझे जो है ना हमेशा उसके साथ ट्विनिंग करने का बहुत शौक है, तो मैं हमेशा हर ईद पे, हर शादी पे बचपन से हम एक जैसे कपड़े जो है ना वो बनाते हैं। 2022 में गर्मियों में हमें सबसे ज़्यादा कलर कौन सा देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वाइट यूज़ होता है, यहाँ लाइट कलर्स हैं। थैंक यू सो मच। आपका जो पैलेट है वो बहुत डिफरेंट है, पेस्टल कलर्स हैं, एंड आई वांट टू शो इट टू आवर ऑडियंस कि कितना कूल लग रहा है। गर्मियाँ आने वाली है, अभी तो है स्प्रिंग है, तो व्हाट आर यू इंस्पायर्ड फ्रॉम? सारे मोटिव्स जो हैं ये ओशन से इंस्पायर्ड है। जैसे ये कोरल है, वाओ, ये फिश है, इसमें भी नीचे कोरल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल्स। अच्छा, व्हाट इज वन थिंग जो कि बाकी ब्रांड से या बाकी डिजाइनर से डिफरेंट है? अच्छा, हमारा काम जो है वो स्टोरी बेस्ड है। वाओ, आई लव दिस। मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है इस कियोस्क की, वो ये है कि मोनोटोन्स हैं यहाँ पे। कलर आजकल ट्रेंड बड़ा चेंज हुआ है। मैंने आज पहना हुआ है वैसे प्रिंट, वरना यूजुअली भी लाइट टू वेयर मोनोटोन्स। सो रबिया, मुझे आप ये बताइए कि ये वाला तो माय गॉड, आई लव इट। आर यू मोर इनटू मोनोटोन्स? यस, ये पकड़ लिया। क्योंकि आजकल सॉलिड्स का ट्रेंड है, एज यू नो, सो रॉयल ब्लू एंड सॉलिड्स वी कैन नॉट मिक्स एंड मैच कलर्स विद सॉलिड, इट डजंट लुक नाइस। इट लुक्स रियली एलिगेंट इफ यू गो विद द बॉटम्स एंड टॉप विद द सेम कलर, एंड सॉलिड
raw silk and solid is the best combination, I think. है ना? I think these are trending colors. Yeah, Mustard. and yellow is for summer and spring. You know, it's lovely. Even this. Yeah. अच्छा, क्या चीज है जो कि आउट हो गई है फैशन से, अब लोगों को नहीं करनी चाहिए, वो क्या I चीज think है? a lot of print is out. अच्छा, जहाँ हमने सॉलिड्स देखे हैं वहाँ पे ब्लॉक प्रिंट भी दोबारा से रिवाइव हुए हैं. सो वी हैव हिना फ्रॉम हिनाश. अस्सलाम वालेकुम हिना. आजा आजा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. ये पकड़ लें आप. आई एम गुड. और आज मुझे कुछ अलग ही लग रहा है कि हिना ने हमेशा ना ब्राइडल में काम किया. दिस टाइम शी हैज समथिंग डिफरेंट. ये देखें आप हिना, तो ये कैसे, मतलब ये ब्लॉक प्रिंट में कैसे आई हैं आप? अच्छा, पता है क्या, बिकॉज ऑल्दो मुझे लगता है कि हमारी जो अब ईद और जो फेस्टिविटी है, रमजान फेस्टिविटी, ईद फेस्टिविटी, वी नीड इवन अ ब्लिंग ब्लिंग, है ना? तो वी कांट जस्ट गो फॉर लाइक हेवी वर्क एंड स्टफ. सो आई थॉट कि मैं लॉन के अंदर क्या क्रिएट कर सकती हूं. तो आपको लगा आई क्रिएटेड दिस मिरर वर्क अलोंग विद Swarovskis and pearls. हाउ महंगा इज दिस? इट्स वेरी बजटेड एक्चुअली, बहुत बजट के अंदर. इट्स 5000 फॉर 3 पीस. वी हैव सबीना. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक अच्छा, यू. मुझे एक इनका डिजाइन बड़ा अच्छा लगा, सो आई वुड नॉट वेस्ट माय टाइम. ये कमाल है, आई लव दिस. तो ये जो ये आप पकड़ लें प्लीज. ये जो ट्रेंड बदल गया है कि अब प्रिंट्स कम हो गए, सॉलिड ज्यादा हो गए हैं. आपकी लाइन के अंदर सॉलिड्स कितने हैं? मेरा तो मेनली बहुत मिनिमलिस्टिक काम होता है. दैट्स व्हाट आई लाइक, कट्स एंड मिनिमलिस्टिक. आई डोंट लाइक overcrowded. I'm a miniature painter. Oh, wow. I'm an artist, क्या yeah. बात है. So I believe in details. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? You're looking gorgeous. थैंक यू. और आप इनका ट्राई देखें, हमेशा दोनों पकड़ लें आप. हमेशा दो भाई हैं जनाब, बड़े ये लोग अपने एक सिग्नेचर स्टाइल में होते हैं. गुलमोहर प्रिंट्स ही क्यों बनाता है, ब्लॉक प्रिंट्स क्यों? Actually काफी डिफरेंट है. इट्स स्लो फैशन. वी वांट टू रिवाइव दैट फैशन. और इस वजह से हम सारे ब्लॉग्स छोटा सा हमारा. हाँ. जी जी, हम साथ साथ दिखाएंगे भी कि आखिर ये हमारा है. और ये कट वही जो हमने पहना है, यूनिसेक्स है. लड़कियां भी पहन सकती हैं, लड़के भी पहन सकते हैं. आई वुड लव टू वेयर दिस ऑन माय शो बाय द वे. आई लव बिल्कुल दिस. बिल्कुल जी, बहुत डिफरेंट सा है. इसमें काफी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि जो भी लोग आए वो यूनिक उनको एक्सपीरियंस मिले. कुछ लोग होते हैं ताकि लोग समझते हैं, हर कोई आते कहते हैं ये तो प्रिंट है, ये आपका टेक्सटाइल नहीं, ये ब्लॉक प्रिंट है, सारा हैंडमेड है यार. अच्छा, ये जो कियोस्क है सबसे डिफरेंट है. मैं कब से इतने सारे डिजाइनर्स के पास गई हूँ. दिस इज वेरी डिफरेंट. कैसे, ये देखें आप. एंड वी हैव आयशा फ्रॉम द ब्रांड ड्रीम. अस्सलाम वालेकुम. ये पकड़ लें आप. क्या हाल है आपके? आई लव योर वर्क. ये जो देखिए सिंगल टोन है. ये ट्राउजर है इसके साथ. इसके साथ ट्राउजर होती है और इसके साथ आप बेज ट्राउजर भी पहन सकते हैं. ये भी दिखाएं. ये जो शर्ट हमने बनाई है, ये शर्ट में तकरीबन 15 गज कपड़ा लगता है. और इस शर्ट को बनने के लिए कम से कम 6 दिन चाहिए होते हैं एक स्टिचर पर. इन क्या है, शॉर्ट शर्ट्स या लॉन्ग शर्ट्स? वेरी वेरी लॉन्ग शर्ट. आपकी लॉन की खासियत क्या है? सबसे पहले मेरी लॉन की सबसे अच्छी बात ये है कि इट्स अ प्रीमियम क्वालिटी एंड लेस प्राइस. पकड़ लिया. हाँ. कहाँ से आपकी प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? मेरी प्राइस रेंज है 1900 से 3500. इसको क्या कहेंगे? इट्स प्लम एंड ग्रे. ये दिस डिजाइन इज फॉर मम्मीज. इस वक्त हम मौजूद है हानियास गैलरी में. ये लोग स्पेशली कराची से आए. अस्सलाम वालेकुम. आपका सिग्नेचर इसमें क्या है, हम वो दोस्तों को दिखाते हैं. देखिए, ये हमारा रोडियम जो है, यू कैन सी दिस. और ये हमारे खुद के डिजाइन है, गोल्ड प्लेटेड में और रोडियम प्लेटेड. वाओ. यहाँ बहुत रश है. जहाँ पे यहाँ पे आम लोग आ रहे हैं, बड़े अच्छी यहाँ पे वॉक है. वहीं पे हमारे साथ यहाँ मौजूद है पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप मॉडल एंड एक्ट्रेस Ifat Umar. Let's have Ifat on the show. Assalamu alaikum. How are you doing? I'm doing well. You're looking so nice, mashallah. Not more than you. जब भी मैं ये पकड़ लीजिएगा, जब भी मैं इफ़त को देखती हूँ, I'm in love with her shades. सबसे पहले मुझे बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. ये शेड्स कहाँ से लाती हैं? जहाँ जाती हूँ यही ढूंढती हूँ. इफ़त 40 से ज़्यादा डिजाइनर्स हैं. This is amazing. This is incredible. है ना? और all of them are good. और इतनी चॉइस है और इतनी वैरायटी है. I am समझ नहीं आ रही क्या लूँ क्या ना लूँ. अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, इज देयर एनी मैसेज जो आप देना चाहें, क्योंकि औरतें सुनती हैं आपको एंड दे टेक इट वेरी सीरियसली. औरतों को मैं यही कहना चाहूँगी, अपने राइट्स के बारे में जाने एंड फाइट फॉर योर राइट्स एंड वी शुड फाइट इट टुगेदर. आपने देखा इफ़त से बात हो रही है, मॉडल्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जनाब सियासतदान भी हैं. वी हैव मिस्टर मुसादिक मलिक. अस्सलाम वालेकुम. ये पकड़ लीजिए आप. जी अस्सलाम वालेकुम. यहाँ पे जो पूरी काविश है, हमने सुना कि इस काविश के पीछे जो मेन माइंड था वो आपका था. नहीं नॉट एट ऑल. बिल्कुल नहीं, कतई नहीं.
This is organized by my wife and I'm very happy. माशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल था इतने लोग आएंगे, मगर ये तो बहुत वेल रिसीव्ड है। यानी आपने अंडर एस्टिमेट किया पावर ऑफ वुमेन है। मैंने कभी खवातीन की पावर को अंडर एस्टिमेट जिंदगी में नहीं किया। बहुत अच्छा काम है। मैं घूमा और मैंने मुख्तलिफ लोगों का काम देखा। कुछ कागज़ का काम है, कपड़े का काम है, ज्वेलरी है और शुक्र खुदा का कि सियासत के अलावा भी कोई बात हो रही है। ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, यू नो। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, इसमें पाकिस्तान का कल्चरल एक्सप्रेशन जो है और पाकिस्तान की एस्थेटिक्स जो हैं वो सब सामने आ रही हैं। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम। अंडर वन रूफ सारे डिजाइनर्स हैं, आपने क्या खरीदना है? कैजुअल वेयर। प्रिंट्स चाहिए या वन कलर? प्रिंट्स। और ज्यादा कलर क्या चाहिए? ब्राइट पेस्टल्स। अच्छा, यहाँ कैसा लग रहा है? इतना रश है, सुबह से हम आए हुए, हम लोगों को देख रहे हैं। नहीं, इट्स अमेजिंग, इतना अच्छा टर्न आउट हुआ है, आई लव इट। हाँ नाज़रीन, कितना खूबसूरत समा है यहाँ पे। कंप्लीट फैमिली फेस्टिवल जहाँ पे फैशन गाला भी है, लोग बाहर खा पी भी रहे हैं। आज ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी मेरे लिए बड़ा डिफरेंट था। बहुत सारा फैशन आपको दिखाया आज कि क्या इन है, क्या आउट है और क्या आउट नहीं है। आज के शो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दिस इज़ मी सारा बलोच साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़। एक्सप्रेसो और प्रोग्राम के आगाज में हमने क्रिकेट की बात की थी। क्रिकेट तो थ्रू आउट चलती है, हमारे शो में भी चलती है, हमारी कॉम में भी चलती है। और इस वक्त ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो कि पाकिस्तान में है, दूसरा एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला, आपको और इमरान दोनों को सुबह खैर। और ये इतनी खिले हुए रंग की जो शर्ट आप पहन के आए हैं, इसकी बुनियादी वजह कल पाकिस्तान का कमबैक तो नहीं है जो बड़ी मुश्किल लम्हे के बाद पाकिस्तान ने किया है और ज़बरदस्त 100 बड़े दिनों के बाद वो कल किसी ने लिखा किंग इज बैक बाबर आजम के लिए, तो इसकी वजह ये तो नहीं है मिर्जा साहब? नहीं, इसकी वजह ये नहीं है, बस ये मिल गई तो पहन ली। लेकिन वजह आज जब वजह होगी जब पाकिस्तान मैच बचाएगा इमरान, क्योंकि अभी भी 4 ओवर्स आज हो चुके हैं और बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर मौजूद हैं और ऑस्ट्रेलियन कोस रहे होंगे अपने आप को। जो स्टीव स्मिथ ने अब्दुल्ला शफीक का 20 रन के इंफरादी स्कोर पर बड़ा एक आसान सा डॉली कैच स्लिप में ड्रॉप किया था पैट कमिंस की गेंद पर। लेकिन पाकिस्तान को आज पूरा दिन बैटिंग करनी है और मेरे ख्याल में ये पहला घंटा बहुत अहम है। अगर पाकिस्तान इस घंटे में सरवाइव कर जाता है तो आपको रोकना पड़ेगा। एक अपडेट आ रही है इस वक्त। मुराद सीएम सिंध मीडिया से बात करें, आपको बराह रास्त दिखाते हैं और वापस आते हैं। उसमें 1 करोड़ नौकरियां दी है, वो 1 करोड़ बंदा तो आएगा जिसको नौकरी मिली है। उसने 50 लाख घर बनाए हैं। 50 एक घर में 5-6 लोग तो होते हैं, 3-4 करोड़ तो उसके लिए कोई बात ही नहीं है। अगर उसने बाकी ये सारे काम किए होते जो वादा कर रहा है, अदरवाइज तो सारे वो लोग आएंगे और वो जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मार्च करने निकले थे, उन्होंने अवामी मार्च किया कराची से, और सारा रास्ता वो लोग जो महंगाई के तूफान में दबे हुए हैं, जो बेरोजगारी में हैं, वो सारे जमा हुए थे। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक खुला मैंडेट दिया कि हमें इमरान खान को निकालना है। और इसी वजह से आपने देखा होगा 8 मार्च को हमारी अवामी मार्च कराची पहुंची और कल्मिनेट की इस तहरीक अदम एतमाद से। ये 172 से ज़्यादा लोग इंशाअल्लाह ताला, बहुत ज़्यादा लोग इसकी हिमायत करेंगे। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की करोड़ों अवाम है जिन्होंने MNAs को फोर्स किया है कि आप इस सिलेक्टेड इस नाइल हुकूमत से हमारी जान छुड़ाएं। और इंशाअल्लाह ताला होगा। तो आपने जहाँ तक बात की 10 लाख तो कम बता दी है, वो करोड़ नौकरियाँ उसने दी है ना, तो सारे होंगे जमा इधर। अगर किसी को मिली है तो वो आएगा। और जिन्होंने घर दिए कितने 50 लाख, मगर 3 करोड़ तो 3-4 करोड़ की बात करता ना। मैंने इतना काम उसने कर दिया है कि उसने किया कुछ नहीं है। पीछे देखेगा ना, वो आपने पुरानी फिल्म देखी होगी ना, अपनी काबीना से कहेगा आधे इधर जाए आधे इधर जाए, बाकी मेरे पीछे आए। तो यही होगा, वो आधे इधर उधर हो चुके हैं पहले ही, वो अकेला ही अभी जाएगा आगे।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मीडिया से बात कर रहे थे। आपको इस हवाले से भी आगाह करते रहेंगे। एक दफ़ा फिर वापस जाएंगे, सीनियर एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और जैसा कि हम कराची की गर्मी की बात करते हैं, हमारा इस अनकंट्रोलेबल, और मिर्ज़ा साहब भी, मिर्ज़ा साहब ऑब्वियसली जब हम कराची की गर्मी के हवाले से हमने बात भी की थी, और कल भी ये डिस्कशन हो रही थी जब, तो यही बात की जा रही थी कि प्लेयर्स को तो ऑब्वियसली मुश्किल हो ही रही है क्रिकेट खेल में। ऑब्वियसली उनका स्टेमिना एक बिल्ड होता है, लेकिन जो शायकीन आ रहे हैं क्रिकेट देखने के लिए, उनके हवाले से भी अब देखना पड़ेगा कि आज की गर्मी में शायकीन आते हैं या नहीं वन थिंग जो पिंडी के शायकीन को नहीं मिली, हालांकि मैं स्टिल अप्रिशिएट कर रहा हूँ जो एंथुजियाज्म पिंडी के शायकीन ने दिखाया है, वो एंथुजियाज्म अभी तक मुझे कराची के शायकीन में नजर नहीं आया। लेकिन आज इतना अच्छा दिन एक मिल गया है कराची के क्रिकेट देखने वालों को कि आज वो भरपूर तरीके से इस माइंड के साथ आ सकते हैं कि जी बड़ा जबरदस्त बैट एंड बॉल कॉम्पिटिशन होगा। पिंडी में पिचेस ने भी काम खराब किया था, लेकिन स्टिल पिंडी वालों ने 2 दिन तक तो इस विकेट को भी हम बुराई कह रहे थे, लेकिन स्टिल अब ये मैच जो है एक ट्विस्ट आया है इसके अंदर, और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, और इसमें ट्विस्ट में कितना दम है। और ये जो पाकिस्तानी टीम, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप किस हद तक एक्साइटेड हैं इस मैच के फैसले के लिए, और क्या वाकई ये पाकिस्तान के हक में होगा? ये फैसला लग रहा है 314 रन या 8 विकेटें, दोनों में से एक। देखिए इमरान, बज़ाहिर तो अगर ये पार्टनरशिप कंटिन्यू हुई तो ड्रॉ होने का इम्कान है, जीतने के इम्कानात बहुत कम है अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए। अगर कोई विकेट नहीं गिरती पहले 2 घंटे में, फिर उसके बाद दूसरे 2 घंटे में, तो फिर पाकिस्तान चांस लेगा कि तेजी से रन स्कोर करे। लेकिन जिस तरह से अभी दोनों बैट्समैन बड़े मोहतात अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बाबर आजम या अब्दुल्ला शफीक में से किसी एक की विकेट गिरती है तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 ही बैट्समैन बाकी बचते हैं, फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल क्रिकेट के जबरदस्त प्लेयर हैं, रेड बॉल क्रिकेट में थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बाबर आजम ने 766 दिन के बाद कोई टेस्ट सेंचुरी बनाई है। आखिरी टेस्ट सेंचुरी उन्होंने फरवरी 2020 में बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में बनाई थी। तो अंदाजा लगाएं कि एक एज अ कैप्टन वो बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेल रहे हैं। लेकिन आप ऑस्ट्रेलियंस को आसान न लें, एक विकेट भी ऑस्ट्रेलियन का मोरल अप कर सकती है। और अगर विकेटें नहीं गिरती हैं तो पाकिस्तान न सिर्फ ये मैच बचा सकता है बल्कि जीतने की पोजीशन में आ सकता है। पाकिस्तान ने 107 ओवर्स चौथी इनिंग्स में खेले, जो रिकॉर्ड है वेस्टइंडीज के खिलाफ 1988 के दौरे में, जब कप्तान वजीर आजम कप्तान जो थे वो टीम के कप्तान थे। तो उसके बाद से पाकिस्तानी टीम ने जो है वो इतने ओवर्स नहीं खेले 4th इनिंग्स में। तो अब देखते हैं क्या होता है। बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है। आज उन्होंने अपने फास्ट बॉलर, मिर्जा साहब आप हर बार एक हमें ऐसी टर्म जरूर दे के जाते हैं, और वजीर आजम साबिक कप्तान, मौजूदा वजीर आजम मौजूदा है वो। अच्छा मिर्जा साहब, एक तो ये कि सबसे अच्छी बात हुई है कि मैच तो इंटरेस्टिंग हो गया, लेकिन विकेट पे जो हम तनकीद कर रहे थे 2 दिन पहले, मोहम्मद आमिर ने ट्वीट कर दिया, शोएब अख्तर ने ट्वीट कर दिया, बहुत सारे लोग हम समेत, वसीम अकरम ने भी कहा कि जी बाबर आजम को दिलचस्पी लेनी चाहिए थी। और अब ये भी सुन रहे हैं कि नए क्यूरेटर्स जो हैं ऑस्ट्रेलियन, वो आके लाहौर की विकेट को बनाएंगे अगले टेस्ट के लिए। तो विकेट पे तनकीद हमारी दुरुस्त थी। कराची ने हमें सरप्राइज किया या पाकिस्तानी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? देखिए हमें शिकस्त का खौफ था इमरान, जिसकी वजह से हमने रावलपिंडी में ऐसी विकेट बनाई जिसमें पाकिस्तान ने 476 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने 459 पे, पाकिस्तान ने 252 रन बनाए। रन्स के अंबार लगे वहां। और कराची टेस्ट में भी जो विकेट थी ना, हम ना तो घास रख रहे हैं विकेट पर, आप देखें ना विकेट टर्निंग विकेट इतनी ज्यादा है, ना इतनी सीमिंग विकेट है। तो मेरे ख्याल में स्पोर्टिंग विकेट बनानी चाहिए, हमें शिकस्त का खौफ नहीं। लेकिन हमारे चेयरमैन आकर वीडियो पैगाम में कहते हैं कि उन्हें अंदाजा है हमारी बैटिंग हल्की है। उन्होंने कहा ना कि ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर्स के खिलाफ हमारी जिस तरह की बैटिंग है, तो उस हिसाब को देखते हुए पिच बना रहे हैं। लेकिन बाज लोग ये एतराज कर रहे हैं कि दुनिया में कौन सा चेयरमैन जो है पिच बनाने में इनपुट देता है या आके टीवी पे बोलता है। मतलब ठीक है, मशवरा करते हैं, मशवरा कर लिया। अब एमसीजी और आईसीसी एकेडमी के क्यूरेटर आ रहे हैं, लैम्बडी उनका नाम है, और वो आएंगे, वो क्या करेंगे 10 दिन में, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। प्रेशर बढ़ता गया है, विकेट पर बहुत तनकीद हुई। आप देखें एक डीमेरिट पॉइंट भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का जो है वो कम हो गया है। तो बहुत सारा प्रेशर है जिसकी वजह से ये हो रहा है। मेरे ख्याल में कराची की विकेट सब स्टैंडर्ड नहीं है इमरान, लेकिन बस सही है विकेट, सही है, गुजारा हो रहा है, ठीक हो गया। मिर्जा साहब, दूसरी जानिब इस्लामाबाद में पॉलिटिकल हैपनिंग भी हो रही है, और कहा यह जा रहा था, मतलब कुछ खबरें आ रही थी कि वनडे और T20 सीरीज लाहौर मुंतकिल होगी। इस हवाले से कोई इतलात है आपके पास? देखें, पीसीबी अरमला अभी डिसाइड कर रहा है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अब 21 मार्च से गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में टेस्ट शुरू होगा, और फिर उसके बाद जो 3 वनडे हैं वो रावलपिंडी में होने हैं, 29, 31 और 1 को।
और उसके बाद एक T20 भी रावलपिंडी में। तो मेरे ख्याल में करंट सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप ही के शहर कहीं ये मैचेस जो है वो उनको मुंतकिल न कर दे। तो अगर ये होता है तो इसका मजमूई तौर पर ये जो रिदम या मोमेंटम है इस दौरे का ऑस्ट्रेलियाई टीम का, इस पे कोई असर आप देखते हैं? क्योंकि ये सिचुएशन तो बहरहाल अच्छी नहीं है। बड़ा ही अच्छा होता कि सब कुछ पुरअमन होता, जो चीज़ जैसे डिसाइडेड है वहीं पे होती, क्योंकि आपको पता है फिर जो इंटरनेशनल मीडिया है या जो इंडियन मीडिया बिलखुसूस है वो मैनिपुलेट करता है चीज़ों को। तो इसका आप कोई असर देखते हैं? देखिए इमरान, पहले जो ओरिजिनल शेड्यूल दिया गया था उस शेड्यूल में ऑस्ट्रेलिया को लाहौर में ये मैचेस खेलने थे, वनडे और T20, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की ख्वाहिश पर इन मैचेस को इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया। लेकिन अब अगर सिचुएशन ऐसी बनती है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऑप्शन है कि वो रिवर्ट करें और ये मैचेस जो है वो लाहौर में कराएं। लेकिन मजा आएगा क्योंकि लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी टीम नहीं है वनडे में, ये ध्यान में रखिएगा। बेशतर टॉप के प्लेयर्स जो है वो नहीं आ रहे और अब देखते हैं टेस्ट की टीम बड़ी तगड़ी है। इंडियन मिर्जा साहब, आज जरा आप अपनी पेशगोई करके जाएं, आज के मैच का क्या इख्तिताम देख रहे हैं आप? मुझे लग रहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने विकेट ले ली तो ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, वरना पाकिस्तान के अगर आप ड्रॉ पे जाएं तो 30% ड्रॉ का इम्कान है और 70% ऑस्ट्रेलिया के जीतने का इम्कान है अगर पहले 2 घंटे में। बहुत कम है। ओके, ठीक है। चले मेरे साहब, विश पाकिस्तान ऑल, थैंक यू वेरी मच। आप लाइव देखेंगे, हमें पता है जाके मैच, आपके तो वैसे ही पड़ोस में है स्टेडियम। तो आज बहुत अच्छा क्रिकेटिंग डे है, देखना भी चाहिए। इट्स गोइंग टू बी अ हिस्टोरिकल टेस्ट मे बी इफ पाकिस्तान चेजेस दिस टारगेट। और बाबर आजम तो खेल ही रहे हैं। सब कह रहे 30% चांसेस ड्रॉ के और 70% ऑस्ट्रेलिया के जीतने के। उनके नजरों में कहीं, लेकिन ऑब्वियसली ही अंडरस्टैंड्स क्रिकेट। सो लेट्स सी क्या होता है जी। अच्छी क्रिकेट हमें देखने को बहरहाल मिलेगी। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, आज सुबह अरमला हसन एक वीडियो हमें भेजी। मैंने तो भेजी। Why would I do that? बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जी, देखिए। अरमला नहीं करती है। Like his moves, और ये बड़े होके इमरान हसन जैसा डांसर। I wish if I could do so, trust me। ये वाहिद काम है जो मुझे नहीं आता। I wish if I could, लेकिन I wish के इमरान डिवाइन ब्रावो का ये गाना चैंपियन, इसके ऊपर ये वीडियो, आई होप आपका मूड थोड़ा बेहतर हुआ होगा ये देख के। खैर, विशिंग पाकिस्तान वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज टेस्ट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो ये जो सर का दर्द, आधे सर का दर्द होता है, दर्द शकीका जिसे कहते हैं, इस पे हमने एक सेशन आपके लिए रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक्सप्रेसो ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। अब बात करेंगे हम माइग्रेन के हवाले से। माइग्रेन बेसिकली क्या है? आधे सर का दर्द, जिसे दर्द शकीका कहते हैं। नॉर्मली हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो इसका शिकार होते हैं। इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये क्यों होता है? और इसकी कुछ लोगों में इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। मैंने खुद विटनेस किया हुआ है कि जिन लोगों को ये माइग्रेन का इशू होता है वो बहुत वर्स्ट होता है और उनको समझ नहीं आ रही होती वो क्या करें। तो इसकी रीजंस, इसके ट्रीटमेंट पे, इसकी वजूहात के हवाले से आज हम बात करें। बिल्कुल, और आपने जैसे कहा बहुत सारे लोग हैं, तो टू बी एग्जैक्ट नंबर जो सामने आ रहे हैं, 1 बिलियन, 1 अरब अफराद ऐसे हैं दुनिया भर में जो कि किसी न किसी हवाले से इसका शिकार है। और पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इसका शिकार है। हमारे साथ हमें लाइव सेशन की तरफ जाना है। लाइव अपडेट शेख रशीद साहब हैं जी, बिल्कुल शेख बात करें, आपको लाइव दिखाते हैं जी। लेकर जा रहे हैं, मैं खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहना चाहता हूं कि ये सारे भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। इन सब लोगों की पुरानी तारीख ये है कि ये मिलकर खेलते हैं। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की पुरानी रवायत है कि ये हाथ आसमान पे भी रखते हैं और पांव जमीन पे भी रखते हैं। आप भी पहले इसी तरह सियासत करते थे, पहली दफा आप बिफर गए हैं और आप मौला जट का किरदार अदा कर रहे हैं। बड़ा अफसोस है, आप एहतराम है आपका, आप काबिल दीन के एक रहनुमा हैं, लेकिन जो ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस मुल्क में खाना जंगी और अनारकी हुई तो फिर इसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। इमरान खान जीते या हारे, फायदा इमरान खान का ही होगा। मैं फिर ये दोहराना चाहता हूं, इमरान खान जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन अगर रिजल्ट कोई और हो जाता है तो इमरान खान की 3 हफ्ते में मकबूलियत में इजाफा हुआ है। मैं झूठा आदमी नहीं हूं, ये बातें सारी जो मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं, ये आटा, चीनी और दाल और घी के भाव सारी कौम मेरा मजाक उड़ाती थी जब मैं कैबिनेट में पेश करता था। आज लाल हवेली में मुझसे कोई डिस्कस नहीं कर रहा कि आटा इतना महंगा है या चीनी इतनी महंगी है या पेट्रोल, ये सूरत हाल है।
3 महीने से आपकी सुई फंसी हुई है। मैं 3 महीने पहले कहता था आप 23 मार्च को नहीं आएंगे, आप 25 को आएंगे। पूरा हमारी इंतजामिया से आपकी सेकंड लीडरशिप बात करे, रास्तों का तयन करे, आपको सेफ पैकेज देंगे, महफूज रास्तों से आपको लाएंगे और इसी तरह 27 के जलसों को भी पूरी प्रोटेक्शन देंगे। और अगर आपने भी जलसा करना है तो आपकी लीडरशिप डीसी इस्लामाबाद से मीटिंग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पहले भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यहाँ एक धरना दिया था, जलसा किया था, लेकिन किसी शख्स को कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लोगों की जान और माल की प्रोटेक्शन करना ये वजारत दाखिला का काम है और ये हम काम करके दिखाएंगे, चाहे इसका नतीजा कुछ ही क्यों ना निकले। और अगर कोई ये समझता है कि वो कानून को हाथ लेकर वो अमन व अमान के मसले पैदा करके, दहशतगर्दी की फजा करके, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल थ्रेट्स हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अमन व अमान के मामलात हैं। ये देखना सिर्फ हुकूमत का काम नहीं, अपोजिशन का भी काम है। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, आखिरी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये ना हो कि अदम एतमाद जो है कहीं मुल्की अदम इस्तेकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए, जमहूरी अदम इस्तेकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए और उसकी सज़ा आपको मिलेगी। आप चौकों में अजाने देंगे, 10 साल तक आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहने के लिए आया है और पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की रेंजर्स, पाकिस्तान की FC पूरी सलाहियत रखती है अल्लाह के हुक्म से। अभी हमने 1,000 आदमी तलब किया है 20 तारीख से लेकर 2 तारीख तक। अगर ज़रूरत पेश आई तो 1,000 का और इजाफा कर दें। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी, ना हम आपको छेड़ेंगे ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। शेख साहब ये बता दें, एक तो शॉर्ट सवाल, एक तो ये जो दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं, क्या कुछ साधन होगा? क्या ऑफ कोर्स हमें बिल्कुल नॉर्मल, मैंने कहा वो अपना रास्ता हमसे तय करें, पूरी प्रोटेक्शन करेंगे। PTI 27 को डी चौक में जलसा कर रही है, उनके रास्ते भी तय करेंगे इंशाल्लाह। सर रात को परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू है, क्या समझते हैं कि हुकूमत से फासले दूर हो रहे हैं? मैं इस मसले पे परवेज खटक साहब और असद उमर उनसे डील कर रहे हैं। मैं किसी मज़ाकराती इत्तेहादियों से मुझे उम्मीद है, मैं MQM को बचपन से जानता हूँ, जिस वक्त वो महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। इन पार्टियों से असद उमर और लियाकत खटक बातचीत कर रहे हैं। मेरा ना किसी से राब्ता है, ना किसी से बात कर रहा हूँ। इनसे कहूँगा ज़रूर कि इमरान खान के साथ खड़े हों। और 25 वेलकम बैक। शेख रशीद साहब बात करें, आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अदनान असलम मौजूद है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल मेडिकल हॉस्पिटल में हेड भी कर चुके हैं डिपार्टमेंट को और अब इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल से वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। सिंस टाइम इज़ शॉर्ट, तो मैं नहीं चाहता कि इसको ज़ाय किया जाए। ये है क्या दर्द शकीका, माइग्रेन या आधे सर का दर्द, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, इलाज क्या होता है, जो भी मालूमात आप इस हवाले से? दर्द शकीका या माइग्रेन या आधे सर का दर्द, सबसे पहले तो हम ये देखें ना कि दर्द कितना कॉमन है, सर दर्द कितना कॉमन है। ब्रॉडली स्पीकिंग सर दर्द एक ऐसा मसला है जिसने 99% हमारी आबादी को अपनी लपेट में लिया हुआ, पूरी दुनिया की आबादी को अपनी लपेट में लिया हुआ है। सो सर दर्द एक आम गैर अहम मसले से लेकर एक तूफान का पेश खैमा भी हो सकता है। उनकी कॉजेज़ में से एक कॉज दर्द शकीका यानी आधे सर का दर्द है। पूरी दुनिया में 1 बिलियन लोग दर्द शकीका या माइग्रेन का शिकार हैं और पाकिस्तान में इनकी तादाद 4.5 करोड़ यानी 4.5 करोड़ लोग इसका शिकार हैं। पूरी दुनिया में हर 4 सेकंड के बाद एक दर्द शकीका का पेशेंट जो है वो रिपोर्ट कर रहा होता है, माइग्रेन का पेशेंट एवरी 4 सेकंड। और जो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, आप हैरान कुन बात यह है
कि इनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो इस दर्द की वजह से, जो कि इतनी शदीद होती है कि कोई काम नहीं कर पाते। अमूमी तौर पर हम इसको कैसे डायग्नोज करते हैं? ये दर्द शकीका अमूमी तौर पर सर के एक हिस्से में होता है और इतना शदीद होता है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त होता है और मरीज़ उसके साथ अपने रूटीन के काम जो भी करना चाहता है वो नहीं कर पाता। दर्द ऐसा होता है कि मरीज़ को ऐसे लगता है जैसे कोई हथौड़े मार रहा है, सर में हथौड़े मार रहा है। और दर्द सर के एक तरफ कभी होता है, कभी दूसरी तरफ होता है और साथ आंखें खिंचती हैं, आंखों पे ऐसे बोझ होता है और ऐसे लगता है जैसे किसी ने बागें पीछे को खींच ली हैं। इसके साथ मरीज़ को रोशनी उसकी आंखों में बर्दाश्त नहीं होती, शदीद उसे इरिटेशन होती है रोशनी से, आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती, उसको नौजिया हो सकता है, मतली हो सकती है और वॉमिटिंग हो सकती है। ये एक बहुत आम दिमागी बीमारी है जिसने, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये दुनिया की तीसरी मोस्ट कॉमन बीमारी है। डॉक्टर साहब, हल क्या है? आपने बड़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया। जिसको ये हो रहा है, हल की तरफ आते हैं, इसका हल क्या है लोगों को बताएं, लोग कैसे इसको क्योर करें? पूरे सर का दर्द और हाफ सर का जो माइग्रेन है, इसमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? जो पूरे सर का दर्द है अमूमी तौर पर जो स्ट्रेस हेडेक्स होते हैं, बहुत सारी कॉजेज हैं, जो स्ट्रेस हेडेक्स होते हैं वो अमूमी तौर पर पूरे सर में होते हैं और बैंड लाइक होते हैं। जो कि माइग्रेनस हेडेक्स होते हैं वो अमूमी तौर पर खवातीन में ज्यादा कॉमन है। 18% खवातीन में होते हैं, 6% मर्दों में होते हैं, यानी खवातीन में ज्यादा कॉमन है। ये मेंसेस के करीब भी उनको बड़ा, पीरियड्स के करीब भी होते हैं, फिर प्रेगनेंसी में भी उनको बहुत तंग करते हैं, तो खवातीन में ये ज्यादा कॉमन है। अमूमी तौर पर ये दर्द सर के एक हिस्से में होता है, एक तरफ होता है, और जो दर्द होता है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है, उसके साथ कोई काम नहीं कर सकते। और अमूमी तौर पर इसका दौरानिया 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक, यानी 3 दिन तक रह सकता है। अच्छा, इसमें ये काबिले इलाज भी है और काबिले बचाव भी है। सो क्या किया जा सकता है? आप अद्वियात बाकायदगी से लें, गैर जरूरी तौर पे पेन किलर्स का इस्तेमाल ना करें। हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वो ब्लैक ग्लासेस, चूंकि ये रोशनी और आवाज से ट्रिगर होता है। सो अगर हम रोशनी को, ब्राइट लाइट्स को ट्रिगर कर लेंगे, उनको अवॉइड करेंगे, तो हम दर्द से बच सकते हैं। सो ब्लैक ग्लासेस, शेड्स इस्तेमाल करें सारा दिन, घर के अंदर, घर के बाहर। ये बड़ी सिंपल मैयर है, एक बड़ा छोटा सा मैयर है जिससे हम इससे बच सकते हैं। और कुछ ग़िज़ा की एहतियातें हैं, चॉकलेट्स, मक्खन, पनीर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स बंद, कॉफ़ी बंद, नट्स बंद। सो ये चीज़ें छोड़ दें। भूख जब लगी है तो फौरी तौर पे सारी सोशल लाइफ बंद कर दी, सोशल लाइफ बंद हो गई, कॉफी भी नहीं पीनी और इस तरह की चीजें। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं, बिकॉज ये डाइटरी कुछ चीजें हैं जो कि ट्रिगर करती हैं। अच्छा, भूख आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर किसी वजह से भूख पूरी नहीं होती तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी नींद पूरी नहीं होगी। अच्छा, बहुत ज्यादा सोने से या बहुत कम सोने से, दोनों सूरतों में ये अटैक होता है। रोजाना वॉक करें, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम तेज कदमों के साथ वॉक करें। अपने आप को रिलैक्स रखें, स्मोकिंग छोड़ दें, ड्रिंकिंग छोड़ दें। याद रखिए ये काबिले इलाज भी है और काबिले बचाव भी है। अगर आप इसके साथ एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ गुजारना, हो गया, लेट्स सपोज एक बंदा उसको सफर कर रहा है, जो भी आपको देख रहे हैं, कोई खातून है या हजरत हैं, वो क्या करें? मेडिकली इसका क्या सोल्यूशन है? एक तो न्यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, फौरी तौर पर माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करें। इसमें जो कॉमन मिस्टेक मेडिकल स्पेशलिस्ट से भी होती है, इसका इलाज सिर्फ माहिर न्यूरोलॉजिस्ट कर सकता है। और उसमें कैटेगोरिकली मैं आपको अर्ज करूं कि जो इसका इलाज है वो, अगर आपको अटैक्स, एक खास इसका क्राइटेरिया कि अगर आपको इतने अटैक्स महीने में होते हैं तो आपको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, यानी आपको आइंदा के अटैक से प्रिवेंट करने वाली दवाई मुस्तकिल लेने की जरूरत है। वो 6 महीने से साल तक इसका दौरानिया हो सकता है, लेकिन इसके साथ आप बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं अगर आप अद्वियात बाकायदगी से इस्तेमाल करें और उसके साथ आप एहतियातें भी करें। वो एक आप बता रहे थे कि कुछ डॉक्टर्स वक्ती तौर पे हमले को रोकने की दवाई रेगुलर देना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ये बहुत बड़ा। ट्रिप्टेन्स अमूमी तौर पर यूज किए जाते हैं जो इस दर्द को अबॉर्ट करने के लिए, यानी इस दर्द को खत्म करने के लिए दिए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली इससे रिलेटेड कोई और बीमारियां भी हो सकती हैं अगर जिनको खुदा ना खास्ता माइग्रेन का इशू है, तो उनको कोई और जो कहने अमूमी तौर पर ये पेशेंट स्ट्रेस प्रोन हो जाते हैं। और स्ट्रेस एक अदर वे में स्ट्रेस खुद कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स माइग्रेन। सो अपने आप को अगर रिलैक्स रखेंगे तो आपके हेडेक्स के अटैक या माइग्रेन के अटैक्स
कम से कम डॉक्टर साहब कम वक्त के अंदर बहुत मुफस्सिल आप आया इस बीमारी के हवाले से, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में भी आपके साथ जरूर बात होगी। डॉक्टर अदनान असलम हमें आधे सर के दर्द के हवाले से बता रहे थे। एहतियात कीजिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स आपको हम भी करेंगे। पिज़्ज़ा भी नहीं खा सकते आप, मौसीकी सुनाएंगे, पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, पिज़्ज़ा मौसीकी सुनाएंगे। ब्रेक के बाद आप 32 लाख लोग अब तक इस गाने को देख चुके हैं, 32 लाख से ज़ायद, 3.5 मिलियन। और इस गाने की खूबी ये भी है कि ताहिर अब्बास ने इसको गाया है और ये जैसे कहते हैं ना कि वो आर्टिस्ट नहीं है जिनको कोई बहुत ज़्यादा प्रमोशन और उस तरीके से सामने, खुद रॉ ये एक आर्टिस्ट हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। आज फिर हमने इनको बुलाया आपका दर्द शकीका थोड़ा कम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। ताहिर गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक, ग्रेट टू हैव यू। पहले भी जब आए थे बहुत अच्छा हमें लगा था क्योंकि आप वो आर्टिस्ट हैं जो खुद से मेहनत करके आगे आ रहे हैं और माशाल्लाह वो जगह आपको मिल रही है विद द टाइम। और मन मेरिया ने तो कहते हैं ना 4 चांद लगा दिए। जी ऐसे क्या फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग है क्योंकि जब मैंने ये एल्बम बनाया, एल्बम का नाम था रम्ज, तो इसमें 3 सॉन्ग्स थे। मन मेरिया था, रांझना वे और जिंदगी मुबारक। तो पहले तो मैं ये सोचता था कि यार पहले कौन सा सॉन्ग रिलीज करूं। ये जरा हैप्पी सॉन्ग था, मैंने कहा हैप्पी स्टार्ट करते हैं। तो ये सॉन्ग स्टार्ट किया और ये ट्रेंडिंग में आ गया। इससे पहले भी मेरे सॉन्ग वायरल होते थे, मिलियंस में गए हैं, लेकिन ट्रेंडिंग में नहीं आए। अच्छा। तो अब ये सॉन्ग जो था ये ट्रेंडिंग 2 पे पूरा 1 महीना रहा। और पाकिस्तान में? जी पाकिस्तान में। okay. और 1 पे नहीं आ सका? जी 1 पे नहीं आ सका, लड़ाई जरा सख्त। लेकिन ये है कि 27 से स्टार्ट हुआ और वो एक जर्नी थी कि डेली वो आई रिमेंबर ये उस वक्त नंबर 2 पे आ रहा था जब बहुत बड़े गाने आए हुए थे। इमरान ने मुझे स्पेशली दिखाया था कि ये ताहिर का गाना है, सो इट्स रियली गुड कि आपने माशाल्लाह इतना एक्सेल किया। अपने दीगर 2 गानों के हवाले से भी बताएं कि आपको कब रिलीज करने वाले हैं उनको, और ऑब्वियसली उनका रिस्पांस भी आप इंतजार, इसने एक बार सेट कर दिया है, अब इसको मीट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। अभी मैं फंक फोक सीजन 2 ईद पे रिलीज कर रहा हूँ। मेरा फंक फोक सीजन 1 था जिसमें मोटरवे और मुल्तान सॉन्ग थे। उसमें मेरा फॉर्मेट होता है कि मैं सिटीज पे सॉन्ग्स बनाता हूँ या कुछ ऐसा बनाता हूँ। जी लाहौर पे भी एक सॉन्ग है, उसमें रिस्पांसिबिलिटी है। इसीलिए मैंने लाहौर वाले गाने में ज्यादा टाइम लगाया। नहीं तो लाहौर का वीजा कैंसिल हो जाएगा। वैसे लाहौर के वीजे पे भी गाना। अच्छा, दैट्स इट। आपने कुछ खवातीन सिंगर्स के साथ भी, तो क्या इसमें भी आप फीमेल सिंगर्स होंगी या अकेले इस दफा? अभी नहीं, अब ये है कि वो सोलो ट्रैक, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने स्केल पे। अच्छा। क्योंकि मैं थोड़ा ऊपर गाता हूँ और फीमेल के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस स्केल पे गाना। तो फिर उसमें मेरे अपना ओरिजिनल स्केल, आपने देखा होगा कि मन मेरिया में जिस स्केल पे मैं गा रहा हूँ, मैं अपने पिछले सॉन्ग्स में उस स्केल पे नहीं गा सका। तो उसकी वजह से, क्योंकि डुएट जब आप करते हैं तो उसमें सबसे जो मुश्किल चीज होती है, लोग ज्यादा सोशल मीडिया प्रमोशंस और थोड़ा सा इस कमर्शियलिज्म और ग्लैमर को लेकर लोग ज्यादा उस पर रिलाई करके अपना म्यूजिक लेकर आते हैं, उसको बेचते हैं, सेल करते हैं। आप टोटली फैंस के ऊपर रिलाई कर रहे हो, यानी कि यूट्यूब पे गाना डाल दिया, देखा क्या, ये बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है, लेकिन ऑब्वियसली जब फैन फॉलोइंग बनती है तो अच्छी बनती है। अच्छी है, ठीक है। अब तक जी बिल्कुल। उसमें यह है कि मेरा मानना यह है कि म्यूजिक अगर सुना नहीं जा सका ना, अगर कोई सुन नहीं सकता ना अपनी गाड़ी में, तो वो नहीं चलेगा। वो ऐसा म्यूजिक आप बनाएं जो आप खुद कम से कम दिन में 50 बार सुन सकें। सही। तो ये एक मुश्किल। कोई अजनबी शख्स मिले जो आपको ना जानता हो कि आप एक सिंगर है, सपोज कोई हिंदी समझने वाला, कोई इंडियन हो, पहला गाना उसे अपना कौन सा सुनाओगे आपके? ये मेरा हमें सुनाना है वो गाना, हमें वो सुनाना यार, ये मेरा गाना है, रांझना वे। रांझना वे, चलो सुनाइए। तूने हमको पागल समझा, हमने बोला जी अच्छा। वाह वाह। दौलतों से दिल को तोला, हमने बोला जी अच्छा। चलो तेरे प्यार के काबिल ना, हम जैसा कोई पागल ना। चलो तेरे प्यार के काबिल ना, हम जैसा कोई पागल ना। यही कहते मर जाऊं, यही कहते मर जाऊं, रांझना वे, रांझना वे।
दिल तेरा भी टूटेगा रांझना वे। वाह वाह सुपर। अच्छा, वो जिस गाने के साथ आपका पहले नंबर के लिए कंपटीशन रहा ना, मुझे ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। ऑडियो आपकी बहुत अच्छी थी। जी। अगर आपके गाने में भी थोड़ा सा ग्लैमर होता, एक मॉडल होती, लोकेशन होती, तो शायद आपके गाने को कोई अमर माने नहीं था कि क्रॉस कर जाता। ऐसे ही आपको लगा कहीं कि गलती हो गई, इतना बड़ा गाना था, वीडियो थोड़ी और बेहतर कर लेता है, आपने कहा नहीं ठीक है? नहीं, अभी मैं एक फॉर्मेट पे चल रहा हूँ कि मैं एल्बम बनाता हूँ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर जो इंडिविजुअल आर्टिस्ट होता है उसके पास इतना बजट नहीं होता कि वो बड़ा वीडियो कर सके, क्योंकि जितने बजट में मैंने पूरा एल्बम किया है उतने में एक गाना होना था। अभी मैं एक नया आर्टिस्ट हूँ, मुझे कंटेंट की जरूरत है, तो मैं अपने एक फॉर्मेट पे चल रहा हूँ कि मैं जो है वो इन बजट्स को मद्देनजर रखते हुए लेट मी क्लियर द क्यूरियोसिटी। काका का सॉन्ग था जो कि इनके गाने को कंपटीशन दे रहा था। आई थिंक हिजाब वाज द सॉन्ग। नहीं, काका के सॉन्ग को मैंने क्रॉस कर लिया था। अच्छा। जबरदस्त ताहिर, आपसे और मजीद हम चाहते थे कि हम बात करें कि वक्त की किल्लत है। थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। जिस मोमेंटम के साथ जा रहे हैं आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा जी, ताहिर हमारे साथ मौजूद थे, अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।